नमस्कार बच्चों। सर, तरुण पानी चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं आपका बायो का टीचर महावीर केसरी। आज बिल्कुल नए टॉपिक जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड आज हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, इन सब में रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है और बिना रिप्रोडक्शन के हम न्यू स्पीसीज या न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते। यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा ही हमको न्यू ऑफस्प्रिंग दिखाई देगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इज ए मीडियम थ्रू विच जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीन आर ट्रांसफर। तो रिप्रोडक्शन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो देखो आपको यहाँ दिख जाएगा द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एक जैसा सेम काइंड का न्यू लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन होगा तो ह्यूमन जैसा, प्लांट होगा प्लांट, या एनिमल होगा तो एनिमल जैसा। ओके, तो फिर रिप्रोडक्शन का मतलब और देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल का मतलब आप सब जानते हैं जहां पर एटलीस्ट दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एसेक्सुअल का मतलब होता है जहां पर एटलीस्ट वन इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब तक दो इंडिविजुअल आपस में एक दूसरे से फ्यूज नहीं करेंगे, उनके गैमेट जब तक फ्यूज नहीं करते तब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है ही नहीं। जबकि एसेक्सुअल का मतलब जहां पर सिंगल पेरेंट सिंगल इंडिविजुअल इज एबल टू प्रोड्यूस ह्यूज नंबर या फ्यू नंबर ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। एसेक्सुअल में सिर्फ एक इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि सेक्सुअल में दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब एसेक्सुअल में एक ही सिंगल पेरेंट अपने जैसे न्यू जनरेशन को, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल में नहीं कर सकता सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल में करने के लिए कम से कम दो पेरेंट, जैसे ह्यूमन में मेल फीमेल, प्लांट में भी एंड्रोसियम गाइनोसियम होता है, तो सेक्सुअल में एटलीस्ट हमको दो इंडिविजुअल दो पेरेंट की आवश्यकता होगी, और एसेक्सुअल में एक पेरेंट के द्वारा ही प्रोड्यूस होता है। और इसमें बार बार ये प्रोसेस होता है ताकि अपनी जनसंख्या या अपने जैसे जनरेशन को ये प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा मेनी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करें बैक्टीरिया, ईस्ट, इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। अगर इसकी टाइप की बात की जाए तो देखो हम आपको एसेक्सुअल की टाइप बता रहे हैं। एसेक्सुअल की हम आपको टाइप बताने जा रहे हैं। तो एसेक्सुअल की टाइप देखते हैं। देखिए एसेक्सुअल की अगर टाइप देखा जाए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ी सी टाइप का भी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा डिटेल पता चल जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल। क्योंकि एसेक्सुअल में सिंगल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, और एसेक्सुअल में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर कभी भी हमको न्यू जीन नहीं मिलता है। जो भी स्पीसीज पहले करेगी और डिवीजन के बाद, ठीक, रिप्रोडक्शन के बाद भी वही जीन हमें मिलता है। यहाँ पर कभी भी कोई जेनेटिक वेरिएशन हमें दिखता नहीं न्यू ऑफस्प्रिंग में। यानी जैसे गार्जियन या जैसे पेरेंट होंगे बिल्कुल 100% उनके ऑफस्प्रिंग भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। और इसमें देखा जाए तो नो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ बिल्कुल कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखाई देता है, नो जेनेटिक वेरिएशन। तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखता है। ओके, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन हमको दिखाई नहीं देगा। इसके टाइप देखे जाए तो इसका टाइप हम देखते हैं, तो इसका पहला जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप कौन सा है। अगर टाइप की बात कीजिए तो बाइनरी फिजन। तो देखो पहला जो इसका टाइप है बाइनरी फिजन है, ठीक। दूसरा अगर टाइप देखा जाए तो इसका बाय बडिंग भी है। बडिंग देखो बडिंग प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी एग्जांपल है। तो बाय बडिंग, तो बाय बाइनरी फिजन, बाय बडिंग। थर्ड टाइप इसका है बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बाय फ्रेगमेंटेशन भी इसका तीसरा टाइप हो गया, बाय फ्रेगमेंटेशन। और इसका अगर ये फर्स्ट टाइप, ये सेकेंड टाइप और ये थर्ड टाइप। फोर्थ टाइप की बात की जाए तो वो हमारा है बाय रीजनरेशन। तो बाय रीजनरेशन। और इसका एक फिफ्थ टाइप अगर देखा जाए, फिफ्थ टाइप की बात कर रहे हैं हम, और वो फिफ्थ टाइप है बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो ये था बाय रीजनरेशन,
और जो फिफ्थ टाइप है मैंने बोला बाई स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, बाई स्पोर फॉर्मेशन, तो इसका फिफ्थ टाइप है बाई स्पोर फॉर्मेशन। थोड़ा सी इसको हम लोग और जानते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे अगर तो देखिए। तो अब हम लोग इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो टाइप्स में आते हैं एसेक्सुअल के, जो 5 टाइप है। तो 5 टाइप देखिए आपको इसी जगह हम दिखाते हैं। तो जो पहला मैंने बोला बाय बाइनरी फिजन, उसका एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, वो है हमारा, तो पहला जो टाइप है वो है हमारा बाय बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन देखो, बाइनरी फिजन मतलब 1 से 2 हो जाना। बाइनरी फिजन में क्या होता है, जहां पर एक लिविंग बीइंग डिवाइड कर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी डिवीजन होता है। बैक्टीरिया के अलावा अगर आप देखो तो अमीबा में भी एग्जाम्पल इसी का आएगा, अमीबा। तो बैक्टीरिया, अमीबा। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि आप सब जानते हैं बैक्टीरिया हर 20 मिनट में डबल हो जाती है, हर 20 मिनट में 1 से 2 हो जाता है। तो बैक्टीरिया हो चाहे अमीबा हो, जहां पर 1 से 2 हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब एक और एग्जांपल आपको इंटरेस्टिंग बता दे रहे, सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया आप सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल बोलते हैं। तो ये प्लांट में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों प्लांट में होता है, और जबकि एनिमल में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही कौन सा डिवीजन होता है, आप बोलोगे ठीक है, बाइनरी डिवीजन। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का जो ओरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुआ है, इसीलिए बैक्टीरिया की जैसी इसकी प्रॉपर्टी होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इन दोनों में डिवीजन कौन सा होता है, वो डिवीजन है आपका बाइनरी डिवीजन। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बाइनरी के अलावा इसका एक दूसरा टाइप देखते हैं। तो बाइनरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका बाइनरी में ही आता है, एक होता है मल्टीपल फिजन। देखिए इसी में एक आता है मल्टीपल फिजन। तो हम मल्टीपल फिजन भी देख लेते हैं, इसी में आता है, जहां पर अभी तक आपने देखा बाइनरी में 1 से 2 होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है 1 से 2 नहीं, 1 से कई सारे हो जाएंगे। और यहाँ पे डिवीजन कौन सा होता है, आप बोलोगे सिंपल माइटोसिस डिवीजन होता है। उम्मीद है आप सबको माइटोसिस, मियोसिस पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी आपको हम बता देंगे। तो माइटोसिस डिवीजन को ये फॉलो करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल आप जानते हो कि अभी जो सीजन चल रहा है वो मलेरिया का चल रहा है, इसमें मैक्सिमम लोग मलेरिया से, ठीक है, परेशान है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है, और इसका वेक्टर हम सब जानते हैं फीमेल एनाफ्लीज होता है, और ये प्रोटोजोआ में आता है। तो प्लाज्मोडियम में भी कौन सा डिवीजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ठीक। ये हो गया बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन। फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बाइनरी फिजन के बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है, दूसरा टाइप, वो था आपका बाय बडिंग। तो बस हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे बाय बडिंग। तो बडिंग का मतलब आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। देखो बडिंग को हम नॉर्मली बोलते हैं आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो हाइड्रा लिख सकते हो। हाइड्रा है, आपका ईस्ट है, ईस्ट फंजाई होता है। और कैसा फंजाई होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर। और जबकि हाइड्रा आप जानते हो एनिमल में आता है, इसमें आउटग्रोथ लाइक, मान लीजिए ईस्ट के ऊपर एक ऐसा आउटग्रोथ बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं आउटग्रोथ। तो आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये बड कहलाता है, इसको बड भी बोलते हैं। ये बड बोलते हैं, ये बाद में अलग हो जाएगा और ग्रो करके बिल्कुल अपने पेरेंट सेल की तरह डेवलप कर जाएगा, जहां पर जेनेटिक वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता। तो ये बडिंग का एग्जांपल हो गया। अगर प्लांट पे एग्जांपल आपको जानना है तो प्लांट में अगर हम देखें प्लांट का एग्जांपल, तो प्लांट में एग्जांपल आपका क्या होगा, तो प्लांट में एक ही एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज द ब्रायोफाइलम। तो प्लांट में जो एग्जांपल होगा
ब्रायोफाइलम। तो काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको लगा होगा और कुछ यूनिक आपको भी पता चला होगा। सर बडिंग में ये एग्जांपल होता है और बडिंग में एनिमल प्लांट दोनों के एग्जांपल होता है। फ्रेगमेंटेशन में देख लिया जाए तो फ्रेगमेंटेशन में जो थर्ड टाइप मैंने आपको बताया वो फ्रेगमेंटेशन, सिर्फ हम एग्जाम्पल का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली क्या है क्लास 10 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का पढ़ना है। ठीक, तो ये एसेक्सुअल का डिस्कस कर रहे हैं और फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटकर अलग हो जाना। तो बहुत सारे प्लांट और एनिमल ऐसे होते हैं जहां पर उनके बॉडी पार्ट अगर टूट के अलग हो जाए तो वो फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। खासकर फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो एल्गी में आता है, और एल्गी में अगर आप देखो तो एल्गी में एक एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। तो ये एल्गी का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, और स्पाइरोगायरा का डायग्राम अगर आप देखो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें ये लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके जितने पार्ट होंगे उतने नए एल्गी बन जाते हैं, ये डेवलप कर जाएंगे बिल्कुल न्यू। तो न्यू एल्गी बना लेगा, ये भी न्यू में हो जाएगा और ये भी हमारा न्यू एल्गी या न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, आपका है बाय रीजनरेशन। तो बाय रीजनरेशन, तो जो टाइप है नेक्स्ट वो है रीजनरेशन का। तो बाय रीजनरेशन, तो रीजनरेशन देखो, रीजनरेशन का एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ फिर से रीजनरेट हुआ। जैसे हमारे लीवर में क्या होता है, रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन में किस ऑर्गन में रीजनरेशन होता है, लीवर। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो खासकर फैमिली मेंबर ही लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं, जहां पर एक फैमिली मेंबर का लीवर काट कर दूसरे फैमिली मेंबर में लगा दिया जाता है। चूंकि लीवर के अंदर रीजनरेशन एबिलिटी होती है और डिवाइड करके फिर से कंप्लीट लीवर में बन जाता है। और अगर एनिमल में एग्जाम्पल आपको देखना है, एनिमल में तो आपको बेस्ट एग्जाम्पल दिखेगा, ये जू प्लैंकटन में आता है। ठीक है, किस में आता है, जू प्लैंकटन में। तो ये एनिमल आता है क्योंकि ये चल सकता है, एनिमल मतलब जो मूव कर सके। तो इसका एग्जाम्पल आप देखिए, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। प्लेनेरिया में क्या होता है कि रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, और ये जो है मान लीजिए प्लेनेरिया है, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखिए तो हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो प्लेनेरिया मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिखता है, ये हमारा एक प्लेनेरिया है, कुछ ऐसा बना होता है। और अगर इसको कट कर दे, यहाँ से कट कर दे, यहाँ से कट कर दे, इसके दो पार्ट मान लीजिए किसी तरह कट हो गए, ये कट हो गया, यहाँ भी कट हो गया। तो ये जितने पार्ट में कट होगा उतने नए ये लिविंग बीइंग में, इतने नए प्लेनेरिया में ये बदल जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा रक्त बीज राक्षस, जितने उसके ड्रॉप गिरते तो उतने नए राक्षस बनते थे। या किसी जो राक्षस होते थे जो आप देखे होंगे मूवी वगैरह में, वहां पर क्या होता था, जितने उसके टुकड़े होते थे उतने नए राक्षस बन जाते थे। बिल्कुल यहाँ वैसा ही होगा। तो ये जितने पार्ट में कटेगा उतने नए ये लिविंग बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए नया प्लेनेरिया बन गया, तो बिल्कुल ये नया प्लेनेरिया बन गया। यहां भी नया प्लेनेरिया ये बना लेगा, और यहां भी ये नया प्लेनेरिया बना लेगा। ठीक, तो यहां पर ये देखिए आप, तो यहां पर कितने प्लेनेरिया बन गए, 3 प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, न्यू प्लेनेरिया, तो ये न्यू प्लेनेरिया बन गए। जितने पार्ट कटे उतने नए प्लेनेरिया बन गए। तो काफी यूनिक एग्जांपल था रीजनरेशन में। इसके अलावा लेजर्ड का जो टेल होता है, लेजर्ड का, तो लेजर्ड का टेल में भी तो होता है, लेजर्ड का टेल, जितना बार उसके पूंछ को काटेंगे आप उतने नए टेल आ जाते बार बार। ठीक, कटने के बाद वापस आए तो केवल उनके टेल में ही रीजनरेशन की एबिलिटी पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें, एक लास्ट जो बचा हुआ है वो है हमारा नेक्स्ट, वो हमारा है लास्ट ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। तो लास्ट एसेक्सुअल का बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमारा स्पोर फॉर्मेशन मतलब ढेर सारे स्पोर बनते हैं। और यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा, नॉर्मली अगर हम एसेक्सुअल की बात करेंगे तो माइंड में हमेशा बैठा कर रख लीजिएगा, एसेक्सुअल मतलब
केवल और केवल माइटोसिस डिवीजन होता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन में क्या होगा कि जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप लो तो फंजाई है। नॉर्मली फंजाई में इस तरह का स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है। बैक्टीरिया में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में भी होता है। कुछ क्रिटिकल कंडीशन में ये स्पोर फॉर्मेशन बनते हैं। एक ही लिविंग बीइंग के अंदर ढेर सारे स्पोर बन जाएंगे और ये स्पोर बाद में क्या होंगे, इन्वायरमेंट में जाकर जब ये रिलीज होंगे तो फिर से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म देंगे, बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह, जहाँ पर कोई भी जेनेटिक बदलाव या जेनेटिक वेरिएशन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक, फंजाई में अगर आप देखो तो एक एग्जाम्पल है कोनेडियम। कोनेडियम, तो इसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी बनता है। इसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ढेर सारे स्पोर बनते हैं और ये स्पोर जो है बाद में क्या होते हैं, बाहर इस तरह रिलीज रहते हैं। ये जो देख रहे हैं आप स्पोर है, ह्यूज नंबर ऑफ स्पोर बनते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ स्पोर। और डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस डिवीजन आप सब जानते हैं जहाँ पर कभी कोई जीन में या क्रोमोसोम में बदलाव नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पर ढेर सारे स्पोर बनेंगे और हर एक स्पोर अपने आप में न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने में एबल होगा। ओके, इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा टाइप्स के बाद देखा जाए तो थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखते हैं, माइटोसिस मियोसिस। आगे समझने के लिए हम लोग देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस, फिर हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, तो माइटोसिस आप सब जानते हो कि माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, जल्दी बताइए। वन मदर सेल प्रोड्यूस, अगर बोला जाए वन मदर सेल प्रोड्यूस हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल, वन मदर सेल प्रोड्यूस, अगर हम इसको मदर सेल मान ले तो ये मान लीजिए मदर सेल है, ठीक, ये हमारा मदर सेल है। सपोज दिस इज द मदर सेल, तो ये हमारा है मदर सेल, तो ये है मदर सेल। तो ये मदर सेल है, अगर मदर सेल का डिवीजन में गया, डिवीजन कौन सा गया, माइटोसिस। कौन सा डिवीजन गया, माइटोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन जब जाती है, यानी कोई भी मदर सेल जब माइटोसिस डिवीजन में जाता है तो इससे दो ही डॉटर सेल बनता है। कितने डॉटर सेल बनते हैं, दो डॉटर सेल बनते हैं। एंड बोथ हैव अ सेम क्रोमोसोम नंबर, नेवर चेंज। If the mother cell diploid, then daughter cell also diploid, and if the mother cell haploid, then daughter cell also haploid. Because in mitosis division, the number of chromosome never change. Mitosis division में क्रोमोसोम की संख्या कभी नहीं बदलती, चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो चाहे वो डिप्लॉइड। अगर आपको हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें आपको बताने के लिए चलिए हम आपको वो भी बता देते हैं। अगर हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो हैप्लॉइड का मतलब होता है जहाँ पर क्रोमोसोम हाफ नंबर हो। हैप्लॉइड का मतलब जहां पर क्रोमोसोम आधा हो, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम हाफ नंबर में होता है तो बेटा क्या करते हैं हम लोग, तब उसे हम बोलते हैं हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हमेशा एन से दिखाते हैं, एन। और जब डिप्लॉइड की बात करते हैं, डिप्लॉइड, देखो डिप्लॉइड मतलब दो हो गया, तो डिप्लॉइड का मतलब क्या होगा, जहां पर क्रोमोसोम हाफ में ना हो, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसे हम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम नॉर्मली बोलते हैं डिप्लॉइड। ठीक, क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। जैसे अगर आप यहां देखो तो हम बोलते हैं 23 पेयर हमारे सेल में क्रोमोसोम है, 23 पेयर। देखो आगे ये समझने में इजी होगा, क्योंकि आगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो वहाँ सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ना है, कैसे गर्ल्स बॉयज प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर का मतलब सबको पता है 46 क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा, 46 क्रोमोसोम का आधा क्या होगा, आप सब बताओ कि 46 का आधा क्या होगा। तो 46 का आधा हम सब जानते हैं 23 होगा, सिर्फ 23, नॉट पेयर। तो 23 यहां पर हमारा हो जाएगा हैप्लॉइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये जो 23 हम लिख रहे थे यहां पर देखो ये हैप्लॉइड हो जाएगा। और अगर ये डिप्लॉइड दिखाना है तो डिप्लॉइड में हम दिखाएंगे 46, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम पेयर में है। देखो यहाँ पर तो 23 का मतलब हैप्लॉइड और 46 का मतलब डिप्लॉइड। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 46 में से आप सबको पता है कि इस 46 में से 46 में से 44 हमारा ऑटोसोम होता है, ये आप जान लीजिएगा। तो 46 जो ऑटोसोम होता है और ऑटोसोम की संख्या मेल और फीमेल में हमेशा एक जैसा होता है, ये कभी नहीं बदलता। बदलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम बदलता है। सिर्फ क्या बदलता है, सेक्स क्रोमोसोम बदलता है। तो इस 46 में से आउट ऑफ 46 में से 44 ऑटोसोम होता है और ओनली वन पेयर, कितने पेयर,
वन पेयर हमारा होता है सेक्स क्रोमोसोम। वन पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। देखिए अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो वन पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम। अगर गर्ल है तो हम गर्ल को बोलते हैं एक्स एक्स, जो कि ठीक। तो ये 44, इसको क्या बोल देंगे हम, अगर इसको हम थोड़ा देखिए, ये 44 हो गया, ये हमारा 45 हो जाएगा, और ये जो नंबर है ये 46, ठीक। तो 44, 45, 46। और अगर मान लीजिए बॉयज है, गर्ल हो गया और एक हमारा होगा बॉय, तो बॉय में क्या होगा, बॉय यानी मेल में, तो मेल में तो ऑलरेडी 44 ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, एक्स और वाई। तो ये जो x है, यहाँ पर x क्या बता रहा है, यहाँ पर x बता रहा है 45 और y क्या बता दिया 46, हो गया 46। तो माइटोसिस डिवीजन में मैंने क्या बोला कि अगर माइटोसिस डिवीजन में कोई भी सेल जा रहा है तो वहाँ पर कभी भी क्रोमोसोम नहीं मिलता। जो मदर सेल का होगा वही डॉटर सेल का होगा। यहाँ एक मदर सेल से 2 ही डॉटर सेल मिलता है, उस 2 से अधिक नहीं मिल सकता, ठीक। तो ये डॉटर सेल कहलाएगा। ये कौन सा सेल है, डॉटर सेल। डॉटर ही क्यों बोलते हैं, कभी आपने सोचा ऐसा, डॉटर बोलते हैं, इसको मदर बोलते हैं, क्यों नहीं हम इसको फादर बोल दे, क्यों नहीं इसको हम सन बोल दे, है ना, इंटरेस्टिंग। तो मदर, इसको मदर ही क्यों बोलते हैं, इसको डॉटर ही क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं फादर सन बोल दे, बोल सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर हम बोल सकते हैं, हमारा मन कर रहा है, बोलो भाई, मना कौन कर रहा है। लेकिन लॉजिकली आप जानते हैं कि नेचर में प्रोड्यूस कौन करता है, बर्थ को कौन प्रोड्यूस करता है धरती पर, चाहे जानवर हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग, हमको धरती पर लाने वाले कौन है, फीमेल, यानी हमारी मदर। तो हर जगह मदर के बाद जो डॉटर बनती है वो डॉटर आगे चल के फिर से मदर बनती है। तो बाय नेचर हम लॉजिकली क्या देखते हैं, मदर को रिप्रेजेंट दिखाते हैं कि मदर इज ए मेन सेल, और जो डॉटर सेल बनेगी फ्यूचर में जाकर फिर से वो मदर सेल बन जाएंगी, इसीलिए हम मदर को दिखाते हैं और यहाँ पर डॉटर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया माइटोसिस डिवीजन। और एक चीज देखिए, माइटोसिस डिवीजन में आपको एक चीज और दिख रहा होगा, वो क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक मदर सेल से 2 ही डॉटर सेल बना, लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कभी नहीं बदलता। इन माइटोसिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदलता। इसका एक दूसरा नाम है इक्वेशनल डिवीजन। इट इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, बराबर का डिवीजन बोलता है। और एक मदर से 2 ही डॉटर सेल बनता है, ये 2 जाएंगे डॉटर, फिर से डिवीजन में तो 2 से 4 बनेंगे, ओके है। तो ये हो गया हमारा माइटोसिस डिवीजन के बारे में थोड़ा सी आइडिया। तो अब थोड़ा सी मियोसिस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब इतना किया तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि कि आगे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते समय कोई डिस्कस या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मियोसिस डिवीजन, तो मियोसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम नॉर्मली दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। रिडक्शनल डिवीजन क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ भी बोला करिए आप लोग रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन मतलब हाफ। तो यहाँ भी मान लीजिए मदर सेल है, अब मदर सेल यहाँ पर एक चीज है कि मियोसिस डिवीजन सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, कभी भी हैप्लॉयड सेल में नहीं होता। ओनली अकर्स, अगर आपसे कोई पूछे किसमें होता है, हैप्लॉयड सेल कि डिप्लॉयड सेल, तो आप क्या बोलोगे, ओनली अकर्स, ओनली अकर्स, ओनली अकर्स इन डिप्लॉयड सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में होता है और कहीं नहीं होता, हैप्लॉयड सेल में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये 2n है। 2n का मतलब अगर हम इसको मेल मदर सेल मान लिया, और मदर सेल किसका, ये हमने मान लिया ह्यूमन का ले लिया, तो ये मदर सेल है, ये मदर सेल है। और ये अगर डिवीजन में गया, ठीक है, तो ये जब डिवीजन में गया तो अब क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में गया, डिवीजन कौन सा गया, मियोसिस डिवीजन। तो ये मदर सेल यानी 2n का मतलब 46 क्रोमोसोम होगा। कितना से होगा, ये 46 क्रोमोसोम होगा। और जब भी ये डिवीजन में जाएगा तो एक मदर सेल से मियोसिस से हमेशा 4 ही बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। हाउ मेनी सेल, तो 4 बनेंगे। चारों डॉटर सेल जब भी होगा हैप्लॉयड होता है, इसीलिए इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ये सभी के सभी डॉटर सेल विल बी हैप्लॉयड इन नेचर। तो ये 4 डॉटर सेल बना, लेकिन ये डॉटर सेल जो कहलाएगा वो हैप्लॉयड कहलाएगा, डॉटर सेल, डॉटर, ये है डॉटर सेल। और डॉटर सेल बाय नेचर क्या होगा, आपसे कोई पूछे कि सर डॉटर सेल हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, आप क्या बताओगे, जल्दी बताओ, हैप्लॉयड बताओगे, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, सभी सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम n और यहाँ 2n है। तो मियोसिस डिवीजन केवल और केवल डिप्लॉयड सेल में होता है, कभी भी हैप्लॉयड में नहीं होता। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए हमेशा के लिए, सपने में भी सोइए, अगर आपके दिमाग में आ रहा कहीं भी, बस आंख बंद करके लिखिएगा डिप्लॉयड सेल, कि ये डिप्लॉयड सेल में होता है, कभी भी ये मियोसिस डिवीजन हैप्लॉयड में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं और चारों के चारों हैप्लॉयड होंगे। और ये सिर्फ कहाँ होता है, ये बॉडी में अगर कहीं होता है तो हमको कौन बताएगा, अगर आपको आता है तो जल्दी बताइए।
ये बॉडी में सिर्फ कहाँ होता है? तो देखिए बॉडी में अगर देखा जाए तो ओनली अकर्स, मैं लिख दे रहा हूं ओनली अकर्स इन जर्मिनल सेल। कहाँ होता है? ओनली अकर्स इन जर्मिनल सेल। जर्मिनल सेल का मतलब होता है, जर्मिनल सेल का मतलब आप जान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें दो तरह का सेल होता है ना, ठीक है। तो जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो किस चीज का बना होता है? मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल एंड फीमेल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नॉर्मली हम बोलते हैं टेस्टिस होता है, और फीमेल में मेनली क्या होता है? हमारा ओवरीज होता है। तो ये जो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम मेल फीमेल गोनेड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इसको हम गोनेड्स भी कह सकते हैं। तो इनमें जो सेल्स होता है वो कौन सा सेल होता है? जर्मिनल सेल। ये बना किसका होता है? जर्मिनल सेल का बना होता है। ये बना होता है जर्मिनल सेल, और इसमें डिवीजन होता है मियोसिस। तो मियोसिस के अलावा इसमें एक और होता है, एक पहले होगा माइटोसिस, पहले इसमें माइटोसिस होता है। तो पहले माइटोसिस, एंड माइटोसिस के बाद अगर कोई डिवीजन होगा इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। और यही मियोसिस आगे चल के गैमीट बना रहा है। ये जो डॉटर सेल मैंने देखा, ये वास्तव में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, और जहां पर हमको स्पर्म और ओवा मिलता है। तो ये डॉटर सेल अगर हम इसको मेल मान ले तो मेल में क्या बनता है? स्पर्म, और स्पर्म क्या होता है? मेल गैमीट होता है, और फीमेल में ओवा मेल गैमीट होता है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर दो डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। जबकि हमारे बॉडी में, हमारे हाथ पैर लिम्ब फोर लिम्ब, पूरे बॉडी में अगर कोई सेल है तो सोमैटिक सेल, और सोमैटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिवीजन होता है? सोमैटिक सेल में केवल माइटोसिस डिवीजन होता है। जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें जर्मिनल सेल है उसमें माइटोसिस के अलावा मियोसिस होता है। पहले माइटोसिस फिर मियोसिस। तो दो तरह के सेल अगर देखा जाए तो बॉडी में, एक सोमैटिक सेल पूरा हाथ पैर, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सोमैटिक सेल नहीं होता। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा सेल होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में केवल जर्मिनल सेल होता है, जहां पर पहले माइटोसिस फिर मियोसिस होता है। जबकि सोमैटिक सेल में केवल माइटोसिस होता है। जैसे हमें चोट लगता है, आपने देखा होगा सर चोट लग गया, तो वो जो हीलिंग एरिया होता है, जो वुंड एरिया होता है, बाद में घाव वहां की भर जाती है, चोट लगने के बाद वो ठीक हो जाता है। तो डिवीजन कौन सा हुआ? माइटोसिस। हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। इज दैट क्लियर ना? लेकिन अगर आपसे कोई पूछ लिया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा डिवीजन होता है, तो आप कहोगे वहां पर तो जर्मिनल सेल होता है, और जर्मिनल सेल में पहले माइटोसिस होता है, उसके बाद वो मियोसिस करके गैमीट बनाता है। तो ये जो डॉटर सेल दिख रहा है, ये हमारा गैमीट ही आगे चल के बनाएगा। चाहे वो अगर मेल होगा तो मेल गैमीट, फीमेल होगा तो फीमेल गैमीट, स्पर्म एंड ओवा। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हम फिर से अपने पीपीटी की तरफ चलेंगे, जहां पर हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन का डिटेल पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस। अब हम लोग थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जहां पर मैंने बताया कि रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन, ठीक है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये सब में होता है, लेकिन एक चीज मुझे आप लोग बताइए थोड़ा सी, ठीक है, क्या बिना रिप्रोडक्शन के हम जिंदा रह सकते? रिप्रोडक्शन मतलब समझ रहे हो ना कि क्या रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? केवल अपने जैसा, हम बोल सकते हैं संतान पैदा करना, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा करना ही, प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन होता है। तो बिना रिप्रोडक्शन के ह्यूमन बीइंग जिंदा रह सकता है कि नहीं? यस या नो में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, तो हम बिना रिप्रोडक्शन के जिंदा रह सकते, नो डाउट, लेकिन हमारे जैसे जनरेशन फिर नहीं आएंगे, ठीक, हमारे जैसा ऑफस्प्रिंग धरती पर नहीं आएगा, और हमारी संख्या फिर लिमिट हो जाएगी, कम होती चली जाएगी अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। और इसी रिप्रोडक्शन की वजह से आज ह्यूमन की पॉपुलेशन, आप जानिए पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन को धीरे धीरे पार कर गया, और केवल भारत का अकेले देखा जाए तो 1.5 बिलियन के आसपास पहुंच गया ये। ओके, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस जहां पर न्यू इंडिविजुअल बनता है, आपको दिख रहा है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का होता है, जहां पर मैंने आपको एसेक्सुअल समझा दिया, ठीक। अब पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन में आपने एसेक्सुअल समझ लिया, ठीक। अब एसेक्सुअल के बाद हम लोग को मेन पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सब जानते हैं कि बिना मेल और फीमेल की नहीं हो सकता है। तो चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बात करेंगे सेक्सुअल। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा तो मैंने पहले ही डिस्कस कर ही दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर मैंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जहां पर एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल आपस में मैटिंग करें, जहां पर 2 इंडिविजुअल आपस में कॉपुलेशन करें। एटलीस्ट देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इंडिविजुअल, मेल एंड वन शुड बी व्हाट, फीमेल। एक और मेल और एक फीमेल चाहिए, और ये दोनों में होता है आइदर प्लांट और आइदर एनिमल। ये दोनों तरह की
होता है, यानी प्लांट में भी होता है। अगर आपसे कोई पूछे प्लांट में होता है, ऑफकोर्स ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। प्लांट और एनिमल दोनों तरह के लिविंग बीइंग में ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल। तो बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल का मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ टू गैमेट, या रिक्वायरमेंट ऑफ, हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट, या एटलीस्ट कितने चाहिए हमें, हाँ यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, रिक्वायरमेंट टू इंडिविजुअल का है। टू इंडिविजुअल, बिना इंडिविजुअल के, दो इंडिविजुअल नहीं रहेंगे तो कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होगा। और ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो थोड़ा सी हम लोग प्लांट का भी देख लेते हैं कि प्लांट में किस में होता है। और एनिमल तो हम सब जानते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल, एक बॉयज और एक गर्ल्स, ठीक। तो प्लांट्स में अगर देखा जाए तो प्लांट में मेल को क्या कहते हैं, प्लांट में मेल को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, कमेंट में करके मुझे बताइए, प्लांट में मेल को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए सभी लोग। ओके, नहीं आया कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हैं बताने के लिए। तो प्लांट में मेल को क्या कहते हैं, प्लांट में मेल को हम बोलते हैं एंड्रूसियम। क्या बोलते हैं, एंड्रूसियम, एंड्रूसियम। तो प्लांट में मेल को हम नॉर्मली एंड्रूसियम बोलते हैं, एंड्रूसियम। एंड्रूसियम का दूसरा नाम क्या होता है, एंड्रूसियम का दूसरा नाम जो है, कोई बात नहीं, एंड्रूसियम का दूसरा नाम स्टैमेन है, यहाँ लिख लेते हैं हम स्टैमेन, इसको हम स्टैमेन बोलते हैं। और यहाँ पर जो है गाइनोसियम होता है, फीमेल को क्या बोलते हैं हम, गाइनोसियम बोलते हैं, फीमेल को यहाँ गाइनोसियम बोलते हैं। और गाइनोसियम का दूसरा नाम हम सब जानते हैं पिस्टिल भी होता है। तो ये हो गया हमारा प्लांट में। तो प्लांट में मेल फीमेल दोनों होता है। अगर एक ही प्लांट में मेल फीमेल है तो मैंने बताया था एक बार, तो ये होता है बाइसेक्सुअल। प्लांट में अगर मेल फीमेल एक ही है तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मेनली हमको डिस्कस करना है एनिमल का। तो नाउ लेट्स डिस्कस ऑन एनिमल। तो एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल में एक मेल होगा और एक हमारा फीमेल होगा। तो वन शुड बी मेल एंड वन शुड बी व्हाट, फीमेल। एक मेल होगा और एक फीमेल, जहां पर दो इंडिविजुअल दिख रहे हैं। देखिए यहाँ भी दो इंडिविजुअल दिख रहा है और यहाँ भी दो इंडिविजुअल दिख रहा है। ये दोनों इंडिविजुअल हमें दिखाई दे रहा है, प्लांट और एनिमल। तो एनिमल अगर होगा जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो वहाँ पर एक मेल और एक फीमेल चाहिए। अगर प्लांट में है तो प्लांट में भी जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गाइनोसियम और एंड्रोसियम के बेस। ओके, अगर हम थोड़े से डिफरेंसेस की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा डिटेल पढ़ने से पहले अगर हम बात करें एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस, नॉर्मली डिफरेंसेस भी आपको आना चाहिए कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो हम लोग थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। एक है एसेक्सुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है एसेक्सुअल, और दूसरा जो हमारा है वो है सेक्सुअल। इसके बाद हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हम लोग को यहाँ पर डिफरेंस जाना और एसेक्सुअल का। तो एसेक्सुअल में जल्दी बोलिए, वन इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है, वन इंडिविजुअल। यहाँ कितने इंडिविजुअल होते हैं, एक ही इंडिविजुअल होते हैं। देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ वन इंडिविजुअल, ठीक। नो जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता, कभी नहीं होता है। नो जेनेटिक वेरिएशन, नो जेनेटिक वेरिएशन, तो यहाँ कोई जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं होता है। ह्यूज या मोर ऑफ स्प्रिंग, यहाँ पर बहुत ही कम समय में ढेर सारे ऑफ स्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, मोर ऑफ स्प्रिंग, तो मोर ऑफ स्प्रिंग, एक नहीं कई सारे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बन सकते हैं, यानी कई सारे हमको न्यू ऑफ स्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल दिखाई दे सकते हैं और बहुत ही कम समय में, ठीक है। इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ हमको बहुत ही कम समय में ढेर सारे ऑफस्प्रिंग दिखाई दे सकते हैं, कभी कोई जेनेटिक वेरिएशन भी नहीं होता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कभी भी आप एक चीज़ दिखाएंगे, नो जेनेटिक वेरिएशन, यहाँ कभी कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। कहाँ पर, एसेक्सुअल में, ठीक। ये एक कॉमन डिफरेंस है। सेक्सुअल की बात करें तो कम से कम दो इंडिविजुअल चाहिए, दो इंडिविजुअल होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, टू इंडिविजुअल, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन ऑफकोर्स, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स, जेनेटिक वेरिएशन अकर्स,
तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन अगर नहीं होगा तो हमको पता कैसे चलेगा? सेक्सुअल होगा तो जेनेटिक वेरिएशन होगा ही होगा। जैसे हमारे में आप देखिए, या आप अपने का एग्जांपल लीजिए, आप ही की फैमिली मेंबर में अगर 4 भाई बहन है तो चारों भाई बहन का चेहरा एक जैसा नहीं है, कोई, ठीक है, सबके चेहरे बिल्कुल अलग अलग है, सबके बिहेवियर अलग है, सबके भाव भाव। कहने का मतलब है सेक्सुअल में क्या होता है, एक मदर और एक फादर दोनों का जब क्रोमोसोम आता है 50-50%, तो उन दोनों की वजह से उनमें जो नया वेरिएशन आता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन। और जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ही हमारे अंदर और लिविंग बीइंग के अंदर नए नए वेरिएशन, नए नए स्पीसीज बनते हैं, ठीक, नए नए कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू व्हाट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आज हमको इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी एनिमल और प्लांट में नहीं दिखता, कभी नहीं दिखता। हमको जीवन भर हमेशा एक ही जैसा प्लांट दिखाई देता अगर सब में एक सेक्सुअल होता। तो सेक्सुअल की वजह से हमको नए नए स्पीसीज, नए नए वेरिएशन, जेनेटिक फीचर में बदलाव दिखते हैं ड्यू टू व्हाट? जेनेटिक वेरिएशन। और यहाँ पर जब भी जेनेटिक वेरिएशन होता है या जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक चीज़ है कि यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कम बनते हैं, ठीक है। तो लेस ऑफस्प्रिंग मतलब कम ऑफस्प्रिंग बनते हैं, लेस ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ ऑफस्प्रिंग हमेशा कम बनते हैं, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग मतलब जो न्यू जनरेशन आएगी वो कम आएगी भाई, इनके बच्चे कम होते हैं। जबकि क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ कोई भी इंडिविजुअल किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जबकि सेक्सुअल में डिपेंडेंट होता है, मेल फीमेल पर डिपेंडेंट होता है और फीमेल मेल पर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए यहाँ ऑफस्प्रिंग भी कम बनते हैं। ओके, चलो फिर से हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो वहां पर देखते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एकदम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर एकदम से आ जाते हैं। आपको सेक्सुअल भी पता चल गया और एसेक्सुअल क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस पता चल गया। अब बात करेंगे हम लोग सेक्सुअल मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म। देखिए ये मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो अगर देखा जाए तो प्लांट और एनिमल, तो ये मोस्ट हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन के अलावा एनिमल और प्लांट, मैंने बताया प्लांट भी इंक्लूड है, ऑफकोर्स प्लांट भी है। गैमिट बनेगा, बिना गैमिट का होगा नहीं। गैमिट मतलब स्पर्म एंड ओवा, ठीक। और अगर प्लांट में बात कीजिए तो प्लांट में गैमिट क्या होता है? अगर हम गैमिट की बात कर रहे हैं और हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट में गैमिट क्या होगा, कौन बताएगा? प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट में गैमिट किसे बोलते हैं? प्लांट में गैमिट देखो, प्लांट में एक मेल गैमिट होता है, तो प्लांट में मेल गैमिट को किसे बोलते हैं बताओ? प्लांट में मेल गैमिट किसे बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन। क्या बोलते हैं हम? नॉर्मली पॉलिन ग्रेन को मेल गैमिट बोल सकते हैं, नॉर्मली पॉलिन ग्रेन को मेल गैमिट कह सकते हैं। और इसके अलावा प्लांट में फीमेल गैमिट किसे बोलेंगे? प्लांट में फीमेल गैमिट किसे बोलेंगे? तो प्लांट में फीमेल गैमिट किसे बोलेंगे? तो प्लांट में फीमेल गैमिट कहलाता है हमारा एक सेल। नॉर्मली एक सेल को हम बोल सकते हैं एग सेल, और जो किसके अंदर होता है? एम्ब्रियो सेक। फीमेल के अंदर, प्लांट के फ्लावर के अंदर फीमेल गैमिट होता है जिसको हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और ये जो एम्ब्रियो सेक, EMBRYOSAC, तो ये जो एम्ब्रियो सेक दिख रहा है इसके अंदर एग सेल होता है जो फीमेल गैमिट का काम करता है, ओके। और जो नॉर्मली पॉलिन ग्रेन होता है वो मेल गैमिट का काम करता है प्लांट में, इसमें प्लांट में, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर देखिए गैमिट आर वेरी स्मॉल, वेरी गुड, ठीक है, यूजुअली प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल सेक्स, ये आप सब जानते हैं। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो रिप्रोडक्शन ह्यूमन की हम बात करें तो देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन को नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट है प्राइमरी या मेन, और दूसरा एसेसरी मतलब उसके हेल्पर। तो प्राइमरी का मतलब यहां हो गया कि प्राइमरी का मतलब यहां क्या होगा? प्राइमरी का मतलब, प्राइमरी यहां पर होगा हमारा टेस्टीज। प्राइमरी क्या होगा? टेस्टीज होगा। और जो एसेसरी, एसेसरी को हम सहायक, हेल्पर भी बोलते हैं, एसेसरी को हम हेल्पर पार्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये एसेसरी वाला जो पार्ट होगा वो तो हम इसको, एसेसरी का जो पार्ट होगा तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल, एसेक्सुअल। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाइप्लॉइड, डिप्लॉइड भी मैंने आपको डिटेल बता दी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? एसेक्सुअल, सेक्सुअल में डिफरेंसेस, प्लांट और एनिमल का भी। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ये जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्राइमरी क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर प्राइमरी की बात की जाए
तो वो प्राइमरी हमारा सिर्फ और सिर्फ टेस्टिज होगा। क्या होगा? टेस्टिज। टेस्टिज की बात करेंगे भी। और एसेसरी का मतलब हम बोल रहे हैं ना, एसेसरी को हेल्पर भी बोलते हैं। जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट, देखिए गोनेड लिखा है, गोनेड, क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में हम पहला किसकी बात करेंगे? मेल। अगर मेल होगा तो टेस्टिज, और अगर फीमेल होगा तो क्या होगा? जल्दी बताइए। ये तो मेल हो गया, ये क्या हो गया? मेल। और अगर फीमेल होगी तो फीमेल में क्या होता है? ओवरी। एक चीज दोनों में कॉमन है कि दोनों पेयर में होते हैं, चाहे टेस्टिज हो चाहे ओवरी, ये दोनों पेयर में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों, चाहे टेस्टिज हो ये भी पेयर में होता है, ये भी क्या होता है? पेयर में। और ओवरी भी पेयर में होता है, भले ये फीमेल में होता है। ठीक, हाँ, टेस्टिज बॉडी के बाहर होता है, एब्डोमेन से बाहर लटकी हुई स्ट्रक्चर होती है। ओवरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक, तो ओवरी और टेस्टिज ये दोनों पेयर में होता है। टेस्टिस को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं और ओवरी को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये गोनेड होते हैं जहां पर स्पर्म बनते हैं। हालांकि टेस्टिस में स्पर्म बनता है। टेस्टिस में क्या बनता है? टेस्टिस में स्पर्म बनता है। और ओवरी में क्या बनता है? ओवरी में जल्दी बताइए क्या बनता है? हम ओवरी में हम बोलते हैं ओवा या ओवम बनता है, तो यहाँ ओवा बनता है। और एक चीज है, डिवीजन कौन सा होगा? जैसा मैंने भी पता है कि टेस्टिज, ओवरी, और ये कौन सा ऑर्गन है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहले माइटोसिस फिर मियोसिस। जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड बनेगा। इसका मतलब हैप्लॉइड गैमीट होगा। तो ये स्पर्म क्या होगा? स्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होगा। स्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होगा क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन होता है। और ओवरी में भी कौन सा डिवीजन होता है? ओवरी में भी मियोसिस डिवीजन होता है, जहां पर एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं। सभी डॉटर सेल बाय नेचर हैप्लॉइड होते हैं। तो हम बार बार आपको क्या बता रहे हैं? केवल मियोसिस डिवीजन हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, वहां पर हमेशा टेस्टिज हो और ओवरी, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। तो मियोसिस में मियोसिस डिवीजन हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है और कहीं नहीं होता है। ये बात अलग है कि हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में माइटोसिस भी होता है और फिर मियोसिस होता है। और जबकि बॉडी के जितने और पार्ट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़कर यहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है? यहाँ पर केवल माइटोसिस होता है। ठीक है, तो टेस्टिज में मियोसिस होगा, माइटोसिस के बाद मियोसिस होगा। पहले माइटोसिस, पहले माइटोसिस। देखो हम बार बार आपको बता रहे हैं, पहले माइटोसिस होगा फिर मियोसिस होगा, फिर क्या होगा? मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो एक मदर सेल से कितने डॉटर सेल बनेंगे? 4, और वो हैप्लॉइड हो जाएंगे। सेम यहाँ भी होगा। हमको जो ओवा या एग मिला, पहले माइटोसिस होगा, पहले माइटोसिस होगा हमारे ओवरी में। ओवरी के बाद फिर माइटोसिस के बाद क्या होगा? मियोसिस। तो माइटोसिस के बाद जब मियोसिस होगा तो ओवा या एग बनेगा और ये भी हैप्लॉइड होगा, बाय नेचर हैप्लॉइड होगा। बाय नेचर क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। और ये एन मिलके 2n बन जाते हैं। जब मदर का 50% क्रोमोसोम ओवा और फादर का 50% क्रोमोसोम स्पर्म मिलता है, यानी स्पर्म और ओवा का जब फ्यूजन होता है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनता है। और वही जाइगोट बाद में बेबी या फीटस का डेवलपमेंट कराता है, जिसे हम बोलते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग बन गए। ओके, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर स्पर्म बना था गोनेड्स में, ये मेल हो गया, ये हमारा मेल। और गोनेड्स में अगर फीमेल की हम बात करें तो यहाँ ओवा या एग, ओवा या एग बनेगा। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, चूंकि ये बाय नेचर हैप्लॉइड होता है, ये भी बाय नेचर हैप्लॉइड होता है, जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, जब ये फ्यूज करेंगे तो आप बताइए क्या बनेगा? 2n बनेगा। 2n क्या कहलाएगा? डिप्लॉइड कहलाएगा। और ये डिप्लॉइड आगे चलकर जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? यही जाइगोट बनाएगा। और ये जाइगोट आगे चलकर हमारा एम्ब्रियो बना लेगा। क्या बना लेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे चल के फीटस बनाएगा। फीटस आगे चल के बेबी का डेवलपमेंट कराता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम कौन सा है। तो ओके, तो हम गोनेड्स की बात कर रहे थे। अब थोड़ा सी हम लोग तो आगे देखते हैं। देखो एसेसरी पार्ट में लिखा हुआ डक्ट एंड ग्लैंड, डक्ट और ग्लैंड आता है यहां पर। अब डक्ट में भी ये डक्ट है और एक ग्लैंड। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। 3 तरह के ग्लैंड, अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर डालिएगा, सर हमें आता है, लिख के भेजिए आप सभी लोग। तो ग्लैंड मेनली इसमें हमको पढ़ना, 3 तरह के ग्लैंड होते हैं। जो पहला ग्लैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेमिनल ग्लैंड या सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल ग्लैंड या इसी को हम सेमिनल वेसाइकल भी बोलते हैं। दूसरा जो ग्लैंड है वो देखते हैं हम लोग। दूसरा ग्लैंड बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये दूसरा ग्लैंड हो गया। और जो तीसरा ग्लैंड है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरा ग्लैंड कौन सा होता है? ये तीसरा ग्लैंड होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो, ठीक है,
तो ये जो तीसरा ग्लैंड है वो बल्बो यूरेथ्रल है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये हमारा तीसरा ग्लैंड। इसका दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम क्या, काउपर्स ग्लैंड। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमारा तीसरा ग्लैंड है, जिसमें से जो सेमिनल ग्लैंड है ये पेयर में होता है। तो सेमिनल ग्लैंड याद करिएगा ये पेयर में होता है, ये हमेशा पेयर में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर में नहीं होता है, सिंगल होता है, ये सिंगल होता है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर में होता है, ये भी किस में होता है, ये भी पेयर में होता है। तो ग्लैंड में इसमें देखिए आप 3 दिखाई दे रहा है, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पेयर में होता है। और डक्ट की अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए डक्ट कौन कौन सा होता है, आपको डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। टेस्टिस पेयर में होता है, स्पर्म, देखिए ये डक्ट है, वासा डिफरेंस, ठीक, ये जो मेनली डक्ट होता है इसको डायग्राम से हम लोग समझते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं, पहले डायग्राम देखिए। तो यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी ग्राम, ठीक है, डायग्राम में देखिए। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अगर हम डक्ट की बात करें तो आपको इसमें वासा डिफरेंसिया जो डक्ट होता है, ये वासा डिफरेंस, एक होता है वासा इफ्रेंस, ये सारे डक्ट है, ठीक है। और ये देखिए टेस्टिस का टीएस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ये एपिडाइडेमिस, ये हमारा एपिडाइडेमिस। तो देखिए ये एपिडाइडेमिस है, ये इफ्रेंट डक्ट जिसको हम वासा इफ्रेंसिया भी बोलते हैं, ये सारे डक्ट हैं। ये देखिए स्पर्म डक्ट जिसको नॉर्मली हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ये सारे डक्ट हैं, ये सारे क्या है, डक्ट है। नॉर्मली जो टेस्टिज होता है वो पेयर में होता है, टेस्टिज हमेशा पेयर में होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें टेस्टिज पेयर में होता है। और ये टेस्टिज देखिए किस में पाया जा रहा है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, आउटलाइन देखिए, ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये साइड से पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को इसने क्या बताया, स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा टेस्टिज होता है। और कितने होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ठीक। कहने मतलब ये टेस्टिज स्क्रोटम के अंदर पैक होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर टेस्टिज होता है। और ये बॉडी के बाहर होता है, बॉडी के बाहर दोनों पैर के बीच, दोनों लेग्स के बीच हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। और ये बॉडी के बाहर क्यों होता है, क्यों नहीं बॉडी के अंदर होता है, क्यों नहीं हमारे एब्डोमेन के अंदर होता है, क्यों एब्डोमेन के बाहर होता है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि जब तक ये बॉडी के बाहर नहीं रहेगा, बॉडी के एब्डोमेन पोर्शन के बाहर नहीं रहेगा, स्पर्म कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है। जो टेस्टिज होता है, टेस्टिज के अंदर जो टेम्परेचर होता है ये बॉडी के टेम्परेचर से कितना कम होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3 डिग्री सेंटीग्रेड। हम मतलब बॉडी के टेम्परेचर से ये आप मान के रखिएगा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी के टेम्परेचर से कम होगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। और एकदम इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो स्क्रोटम होता है इसके अंदर एक बड़ा स्पेशल मसल्स होता है, उस मसल का नाम आप लिख लीजिए, उस मसल का नाम होता है डार्टोस ट्यूनिक। ये जो डार्टोस ट्यूनिक होता है ये स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इसी मसल फाइबर की वजह से इसका टेम्परेचर भी कुछ मेंटेन रहता है। ये जो डार्टोस ट्यूनिक मसल होता है, डार्टोस DORTOS, तो डार्टोस ट्यूनिक जो होता है ये एक तरह का स्मूथ मसल फाइबर होता है जो कि हमारे स्क्रोटम के अंदर होता है, जो टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, टेस्टिस के अंदर थर्मो रेगुलेशन बना देता है। इसका मतलब स्क्रोटम कैसा काम करता है, स्क्रोटम जो होता है ये काम करता है थर्मो रेगुलेशन का। कैसा काम करता है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर का काम करता है, थर्मो रेगुलेशन। तो ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है कौन, स्क्रोटम, जो टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखता है, जिसके वजह से स्पर्म बनता है। नहीं तो कभी भी मेल गैमीट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये बॉडी के टेम्परेचर पे स्पर्म नहीं बना पाता। ओके, तो टेस्टिस के बारे में आपको पता चला कि टेस्टिस बॉडी के बाहर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है। और इसका अगर साइज और शेप देखा जाए तो इसका जो लेंथ होता है, अगर आप लेंथ लिखना चाहो तो लेंथ इसका लिख लीजिए, लेंथ, तो लेंथ इसका होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। और इसका विड्थ अगर आपको लिखना है विड्थ, तो विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर।
और थिकनेस अगर आपको लिखना है, इसकी मोटाई कितनी होती है टेस्टिस की, तो इसका जो थिकनेस होता है वो 2.4 टू 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होता है। और इसका वेट, जो टेस्टिस का वेट होता है वो वेट कितना होता है, टेस्टिस का वेट, हम वेट की बात कर रहे हैं, इसके भार की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस का वेट होता है 10 से 12 ग्राम। क्या होता है 10 से 12 ग्राम। तो टेस्टिस का वेट 10 से 12 ग्राम। साइज इसका लेंथ होता है 4 टू 5 सेंटीमीटर। वेट इसकी कितनी होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और थिकनेस होता है 2.4 टू 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बॉडी के बाहर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, पाउच में पैक होता है। दिस पाउच इज नोन एज स्क्रोटम। बहुत ही माइन्यूट और डेलिकेट लेयर होता है। टेस्टिस दिखता कैसा, टेस्टिस पिंकिश होता है, ओवल शेप होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ओवल शेप। तो टेस्टिस कैसा दिखता है, ये हमारा ओवल शेप होता है। कैसा होता है, ये हमारा ओवल शेप दिखता है, ओवल। तो टेस्टिस कैसा दिखता है, अगर हम बात करें टेस्टिस का कुछ स्पेसिफिक फीचर, तो टेस्टिस के बारे में आपको पता चल गया कि टेस्टिस का साइज कितना होता है और उसका वेट कितना होता है। तो टेस्टिस का ये पिंकिश दिखता है। कैसा दिखता है टेस्टिस, पिंकिश, ये पिंकिश दिखता है। टेस्टिस के बारे में बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये पिंकिश दिखता है, ओवल शेप होता है, अंडाकार होता है, पिंकिश होता है, ओवल शेप होता है, ठीक है। और ये हमेशा पाउच में पैक होता है, ठीक। तो टेस्टिस जो होता है वो पेयर में होता है। एक इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि टेस्टिस जब एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम बात करें, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक, तो वहाँ पर टेस्टिस कब बनता है। नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जो चाइल्ड बर्थ का पीरियड होता है टोटल 9 मंथ होता है। उस 9 मंथ के पहले एक आता है 7 मंथ। 7th मंथ में टेस्टिस बन जाता है। लेकिन ये टेस्टिस बॉडी में ऐसे नहीं बनते हो, जो बॉयज होता है उस बॉयज के एब्डोमेन में ही टेस्टिस बनता है। तो ध्यान दीजिएगा टेस्टिस कब बनता है, टेस्टिस डेवलप, टेस्टिस डेवलप, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, टेस्टिस डेवलप 7th मंथ, ठीक है। टेस्टिस डेवलप 7 मंथ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान, यानी जब प्रेगनेंसी होता है, बच्चा 7 मंथ में होता है, उस दौरान टेस्टिस जो है 7 मंथ में बन जाता है। लेकिन इन एब्डोमेन, ध्यान दीजिएगा एब्डोमेन में बनता है। एब्डोमेन कहाँ बनता है, एब्डोमेन, एब्डोमेन में बनता है, न कि बॉडी के बाहर बनता है। एब्डोमेन में बनता है, पेट के अंदर। जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, बॉयज होता है, उसके एब्डोमेन पोर्शन में टेस्टिस बनता है जब वो 7 मंथ में होता है। डिलीवरी के जस्ट मतलब डिलीवरी के जस्ट पहले ये जो टेस्टिज होता है, ये टेस्टिज जो एब्डोमेन पोर्शन में होता है, ये जो एब्डोमेन पोर्शन है, ये क्या होता है, डिसेंड हो जाता है और डिसेंड होकर स्क्रोटम में आ जाता है। यानी कि ये उतर कर टेस्टिज जो है स्क्रोटम में नीचे आ जाता है। तो ये जो टेस्टिज दिख रहा है ये एब्डोमेन में बनता है 7 मंथ में। डिलीवरी के जस्ट पहले जो टेस्टिज होता है, डिलीवरी के जस्ट पहले जो हम टेस्टिज होते हैं, ये जो टेस्टिज होते हैं ये डिसेंड हो जाते हैं बिफोर डिलीवरी, ठीक है। हम बात करें बिफोर डिलीवरी के, तो बिफोर चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी, ठीक है। तो बिफोर चाइल्ड बर्थ आप लिख लीजिए या डिलीवरी। तो चाइल्ड बर्थ के पहले, तो ये चाइल्ड बर्थ के पहले तो क्या होता है, टेस्टिज जो होता है, टेस्टिज डिसेंड इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम का दूसरा नाम अगर आप चाहो तो लिख सकते हो आप स्क्रोटल सेक। इसका दूसरा नाम स्क्रोटल, इसको स्क्रोटल सेक का मतलब चैम्बर होता है। तो ये हमारा स्क्रोटल सेक हो गया। तो ये जो टेस्टिज होता है चाइल्ड बर्थ के पहले, टेस्टिज एब्डोमेन से निकलकर कहाँ आ जाता है, ये एब्डोमेन से निकलकर स्क्रोटम पाउच में निकल आके उतर जाता है। चाइल्ड बर्थ के पहले टेस्टिज जो है, यानी जस्ट डिलीवरी के पहले टेस्टिज क्या होगा, स्क्रोटम में आ जाता है। उसके पहले ये टेस्टिज पेट में ही होता है। और किसके द्वारा आता है, अगर किसके द्वारा आता है तो लिख लीजिए बाई, ठीक है, टेस्टिज descended into scrotum by inguinal canal के द्वारा टेस्टिज
चाइल्ड बर्थ के पहले, डिलीवरी के जस्ट पहले ये टेस्टिज एब्डोमेन से निकलकर स्क्रोटम में आके चला जाता है या स्क्रोटम में उतर जाता है इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा। ठीक है, किसके कैनाल के द्वारा? इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा। तो तब जाके हमारा जो टेस्टिज है चाइल्ड बर्थ के बाद वो टेस्टिज पेट में से निकलकर एब्डोमेन से निकलकर कहाँ आ जाता है? वो हमारे स्क्रोटम में पाउच में आ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बच्चे के अंदर ये जो इनग्वाइनल कैनाल है खुला रह जाता है, क्योंकि इनग्वाइनल कैनाल एक तरह का कैनाल होता है जिसके द्वारा टेस्टिज एब्डोमेन से निकलकर, एब्डोमेन पोर्शन से निकलकर स्क्रोटम जो बॉडी के बाहर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर आके उतर जाता है या उसमें चला जाता है। लेकिन कभी कभी इनग्वाइनल कैनाल अगर ओपन रह गया तो ये क्या होता है कि ये जो तुम्हारा इनग्वाइनल कैनाल ओपन हो गया तो इसमें क्या होता है, कभी कभी स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन, लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन टेस्टिज में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, तो अगर इनग्वाइनल कैनाल ओपन है, इफ सम टाइम, रेयरली होता है ये, सम टाइम इनग्वाइनल कैनाल ओपन, इनग्वाइनल कैनाल ओपन, तो ये इनग्वाइनल कैनाल कभी कभी ओपन रह जाएगा तो क्या होगा, इंटेस्टाइन, तो सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज वाला, ठीक है, इंटेस्टाइन, सम पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, गोज इनटू, कहाँ चला जाएगा, गोज इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम में चला गया, स्क्रोटम, ठीक है। तो ये इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा कभी कभी जब ये खुला रह गया, नॉर्मली इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा हमारा जो टेस्टिज होता है वो स्क्रोटम में आ जाता है चाइल्ड बर्थ के पहले, डिलीवरी के पहले। लेकिन कभी कभी अगर ये ओपन रह गया तो क्या होता है, इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन स्क्रोटम में चला जाएगा, और अगर ये स्क्रोटम में चला गया तो ये क्या कर देगा, ये कर देगा डिजीज, ठीक है। अब ये स्क्रोटम में गया, अब क्या करेगा, कॉजेज, आप जानते हो क्या बोलते हैं, कॉजेज इनग्वाइनल हार्निया, इसको हम बोलेंगे इनग्वाइनल हार्निया, क्या बोलेंगे, हर्निया। तो जो इनग्वाइनल हर्निया या नॉर्मली इसको लोकली लैंग्वेज में हार्निया भी बोलते हैं, वो क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी इनग्वाइनल कैनाल खुला रह जाता है और खुले होने की वजह से इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन स्क्रोटम में आ जाता है, जो कि जिसकी वजह से स्क्रोटम फूल जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी पेशेंट का स्क्रोटम बहुत बड़ा हो जाता है, उसको हम हर्निया बोलते हैं, ठीक। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे कि मान लीजिए कि बाई मिस्टेक, जो नॉर्मली नहीं होता है, रेयरली किसी किसी बच्चे में हो जाता है कि जो स्क्रोटम है 7वें मंथ में स्क्रोटम पेट के अंदर ही होता है, लेकिन डिलीवरी के पहले ये स्क्रोटम जो है इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा हमारे स्क्रोटम में आ जाता है। ये जो टेस्टिज है वो डिलीवरी के पहले इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा हमारे स्क्रोटम में आता है। तो मान लीजिए इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा ये जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में नहीं आया, यानी जो टेस्टिज है इनग्वाइनल कैनाल के द्वारा स्क्रोटम में आ जाता बिफोर द चाइल्ड बर्थ, तो नॉर्मल बच्चा है। तो कभी कभी टेस्टिस पेट में ही रह जाता है, एब्डोमेन पोर्शन में ही रह जाता है, और वो स्क्रोटम में नहीं आता है, पता चला स्क्रोटम खाली है, टेस्टिस पेट में ही रह गया। चाइल्ड बर्थ होने के बाद वो लड़का ही होगा, नो डाउट बॉय होगा, लेकिन उसका टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह गया, और वो एब्डोमेन से निकलकर यानी उतरकर, जिसको हम बोलते हैं डिसेंड, वो डिसेंड नहीं हुआ स्क्रोटम में, तब एक तरह का डिजीज होता है। उस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, देखिए, तो ये रेयरली होता है, हम आपसे क्या बोले, ये रेयरली होता है, तो ये कुछ रेयर कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं रेयरली कंडीशन की। तो रेयरली क्या होता है, एक डिजीज होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। टेस्टिज नॉट डिसेंडेड, टेस्टिज डिसेंडेड नहीं हुआ, किसमें, इनटू, टेस्टिज नॉट डिसेंडेड इनटू स्क्रोटम। अब मुझे बताओ क्या ऐसे बच्चे में स्पर्म बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि टेस्टी का टेम्परेचर बॉडी से टेम्परेचर कम होना चाहिए, कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37, एब्डोमेन का भी टेम्परेचर 37, वो बच्चा बाई बर्थ तो बॉयज ही होगा, लेकिन टेस्टिज स्क्रोटम में न होकर पेट में है, तो वो कभी भी जो है स्पर्म नहीं बना पाएगा। ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे, स्टेरिलिटी, या वो इनफर्टाइल होंगे, ठीक है। तो अब ये जो डिजीज होगा, कॉज, एक डिजीज कर देगा, इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कॉजेज, क्रिप्टोकिडिज्म, इस डिजीज का नाम है क्रिप्टोकिडिज्म। इस डिजीज को हम क्रिप्टोकिडिज्म बोलते हैं, जहां पर टेस्टिज एब्डोमेन में रह गया, जब डिलीवरी हुआ, बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद भी उसका टेस्टिज एब्डोमेन में ही रह गया,
यानी वो डिसेंड नहीं हुआ स्क्रोटम में, तब उसको बोलते हैं क्रिप्टोकिडिज्म। और इसकी वजह से क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये करा देगा स्टेरिलिटी, मतलब ये फादर नहीं बन सकता बायोलॉजिकली, क्योंकि स्पर्म बनेगा ही नहीं। ये बात अलग है कि ऑपरेशन करके बाद में टेस्टिस को वापस से स्क्रोटम में भेज दिया जाता है। तो ये टेस्टिस का कुछ यूनिक फीचर था। ठीक है, तो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा ब्लैडर है, ठीक, ये हमारा ब्लैडर दिख रहा है। और इसी डायग्राम को देखिए, थोड़ा मैंने जूम कर दिया। चलिए डायग्राम को भी समझ लेते हैं हम लोग। अब अभी तक टेस्टिस के बारे में आप देख रहे थे। ये ब्लैडर है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, ठीक। यहाँ पर आपको यूरेथ्रा दिख रहा है, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड दिखा, यहाँ पर 2 ग्लैंड, एक यहाँ होता है, एक ग्लैंड यहाँ होता है। इसके अलावा ये जो टेस्टिस दिख रहा है, एक टेस्टिस, 2 टेस्टिस, ठीक। ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन है ये हमारा पेनिस होगा, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा यूरेथ्रा होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, सिंगल होता है, मैंने पहले ही बताया। सेमिनल वेसाइकिल को हम सेमिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। शुरू में मैंने बोला इस वेसाइकिल को ग्लैंड भी लिख सकते हो आप, GLAND, ग्लैंड, ठीक, ये ग्लैंड है। स्पर्म डक्ट यानी कि वासा डिफरेंस है ये, स्पर्म डक्ट को हम वासा, ये जो दिख रहा है जो टेस्टिस से निकल के जा रहा है ये हमारा है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, देखिए वासा डिफरेंस। तो ये वासा डिफरेंस दिख रहा है, वासा, ये वासा डिफरेंस, ये तो हर एक टेस्टिस से एक वासा डिफरेंस गया, दोनों टेस्टिस से एक एक वासा डिफरेंस गया। ये दोनों वासा डिफरेंस सेमिनल ग्लैंड में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, सेमिनल ग्लैंड में जाकर मिल जाती है। फिर इसके अलावा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ठीक है। इसका हम आपको थोड़ा सी रफली डायग्राम भी बना के दिखा देते हैं। देखिए ये बन गया डायग्राम, ये हमारा टेस्टिस है, ये क्या है, स्क्रोटम, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताया, स्क्रोटम है। ये क्या है, टेस्टिस है, ठीक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पेनिस है, ये है पेनिस। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये नॉर्मली जो है आपको यूरेथ्रा का डायग्राम है, दिस इज द यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ठीक। अब इसी जगह से एक और स्ट्रक्चर बनेगा, वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से देखिए, ये आके यहाँ पर इस तरह मिल जाएगा, और यहाँ पर ये कॉमन रहेगा, ये देखिए सेमिनल वेसाइकिल पेयर में होता है, ठीक है। ये आकर यहाँ ऐसे मिल जाएगा, ये आके मिल गया। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। ये वासा डिफरेंस है जो डक्ट का काम करता है, और इसी के द्वारा स्पर्म जो है सेमिनल ग्लैंड में चला जाता है मैच्योर होने के बाद। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, इसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। और इसी जगह एक और ग्लैंड होता है जो आप बना लीजिए, देखिए ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और यहाँ पर एक और ग्लैंड है पेयर में, एक ये, तो ये कौन सा ग्लैंड है, ये हो गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है,
ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है आपको। और यहां पर ये दोनों ग्लैंड क्या दिख रहे हैं, सेमिनल वेसाइकल या सेमिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सेमिनल ग्लैंड हो गया, ये हो गया सेमिनल ग्लैंड। तो यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा इज ए कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा जो होता है, याद कर लीजिए, यूरेथ्रा इज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। जिस रास्ते से, जिस वे से, जिस पैसेज से यूरिन निकलता है, उसी पैसेज से ठीक है स्पर्म भी डिस्चार्ज। तो यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है, तो ये याद रखिएगा, ये कॉमन पैसेज है, बोथ कॉमन पैसेज फॉर बोथ, कॉमन पैसेज है किसके लिए, फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म के लिए अगर कॉमन पैसेज का काम करेगा, कॉमन वे का, कॉमन रास्ता का काम करेगा, जहां से यूरिन भी निकलता है स्पर्म भी, एक बार में एक ही निकलेगा, एक बार में या तो यूरिन निकलेगा, अगर यूरिन डिस्चार्ज होगा तो स्पर्म डिस्चार्ज होगा, और अगर स्पर्म डिस्चार्ज होगा तो यूरिन डिस्चार्ज एक साथ नहीं हो सकता है, तो एक बार में एक ही चीज डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेमिनल ग्लैंड, ये हमारा वासा डिफरेंस, यूरेथ्रा आपको दिख रहा होगा, टेस्टिस दिख रहा है, पेनिस दिख रहा है, आगे वाले पोर्शन को हम ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लैंड पेनिस होता है, जो फूला होता है, ग्लैंड पेनिस होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है पेनिस। और ये जो वासा डिफरेंस ये कहाँ जाके मिल रहा है, सेमिनल ग्लैंड में। यूनिटी ब्लैडर जुड़ा होता है हमारा यूरेटर से, एक यूरेटर यहाँ रहेगा, एक यूरेटर ये जो दिख रहा है ये यूरेटर। कितने यूरेटर होते हैं, दो, एक यहाँ यूरेटर है और एक यूरेटर यहाँ है। ये दोनों यूरेटर एक एक किडनी से आते हैं, जिसके अंदर यूरिन भर जाता है, और जब यूरिन भर जाता है तो यूरिन इसी रास्ते से डिस्चार्ज होगा। कहाँ से डिस्चार्ज होगा, यूरिन डिस्चार्ज होगा हमारा यूरेथ्रा से। तो जिस रास्ते से, जिस यूरेथ्रा से यूरिन डिस्चार्ज होगा, उसी से स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी कॉमन डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जैसा मैंने बोला ये पेयर में होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड किस में होता है, ये सिंगल होता है, वन होता है, और सेमिनल ग्लैंड या वेसाइकल ये भी पेयर में होता है, ये दोनों। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो ही ऐसे ग्लैंड है जो पेयर में, बाकी सभी क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हमेशा सिंगल फॉर्म में होता है, हमेशा एक ही होता है, याद रखिएगा हमेशा एक ही होता है ये। ओके, तो ये डायग्राम था। फिर से हम बैक चलते हैं और इसको समझते हैं। और तो देखिए ये हमारा डायग्राम बन गया। अगर टेस्टिस को काटा जाए, टेस्टिस का सेक्शन काटा जाए, जिसको हम बोलते हैं सेजाइटल सेक्शन, तो ये देखिए टेस्टिस का सेक्शन है। सेजाइटल का मतलब एक बार लॉन्गिट्यूडनल और एक बार हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये जो सेक्शन काटा गया, टेस्टिस को काट कर जब देखा गया, इसका जब एलएससी खाली देखा गया, तो टेस्टिस के अंदर कई सारे कंपार्टमेंट दिखाई दिए। ये आपको कंपार्टमेंट दिख रहा होगा। एक टेस्टिस में नॉर्मली 200 से लेके 250 ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट, ये सारे कंपार्टमेंट है, दिख रहा है ना, ये सब क्या है, कंपार्टमेंट है, ये सारे कंपार्टमेंट है, अलग अलग कंपार्टमेंट में ये बटा होता है टेस्टिस। और एक टेस्टिस यानी ईच टेस्टिस की अगर हम बात करें, ईच टेस्टिस में 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट या लोब्यूल्स होते हैं। कंपार्टमेंट हम कंपार्टमेंट या लोब्यूल्स बोल सकते हैं। देखिए इसको लोब्यूल भी बोलते हैं, कंपार्टमेंट को हम लोब्यूल भी बोलते हैं। हर टेस्टिस में 200 से लेकर 250 कंपार्टमेंट या लोब्यूल होते हैं, और सभी कंपार्टमेंट या सभी लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली कंडेंस, एक से तीन हाईली कंडेंस क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स येलो कलर का दिख रहा है, तो देखो मैं इसको ग्रीन से, ये देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हाईली कंडेंस फॉर्म में होते हैं। तो कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ईच लेब्यूल में, हर एक लेब्यूल में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो आप कहोगे सर सिर्फ 1 से 3 हाईली कंडेंस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है ईच लोब्यूल में, ईच लोब्यूल या कंपार्टमेंट, ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 highly condensed what, seminiferous tubules, तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं 1 से 3 होते हैं, जो हर एक लोब्यूल्स में, हर एक कंपार्टमेंट होते हैं जहां पर स्पर्म बनते हैं, इसी ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। ओके, तो देखो यहां पर दिख रहा है आपको ये डायग्राम, जिसको भी हम आपको समझा रहे थे, ये
ये भी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स, ये भी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर सेमनीफरस ट्यूब्यूल दिखाई दिया, ये भी सेमनीफरस ट्यूब्यूल्स है। स्क्रोटम आपको दिख रहा होगा, ये हमारा स्पर्म डक्ट है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए ये एक नाम नहीं दिया हुआ, इसको बोलते हैं रेट टेस्टिस, RETE, रेट टेस्टिस। तो ये रेट टेस्टिस होता है, ये वाला पोर्शन रेट टेस्टिस कहलाता है, और इसी में से कई सारे ब्रांचेस निकले हैं जिसको हम बोलते हैं इफरेंट डक्ट। क्या बोलते हैं? इफरेंट डक्ट। आपको ब्रांचेस दिख रहे होंगे, ये ब्रांचेस, ये निकला, ये सब, ये देखिए सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं। और लगभग ये जो ब्रांचेस निकले होते हैं 15 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? ये 15 से लेकर 20 ऐसे ब्रांचेज होते हैं, छोटे छोटे छोटे, जिसको हम इफरेंट डक्ट बोलते हैं। और इसका एक और नाम है, अगर आप चाहो तो लिख लेना, वासा इफरेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये जो निकला हुआ ये वाला पोर्शन, ये जो पहले डायग्राम, ये वासा डिफरेंट है, वासा डिफरेंट। ठीक है, तो ये सेमिनल डक्ट या वासा डिफरेंट, इसको हम सेमिनल डक्ट या वासा डिफरेंट बोलते हैं, सेमिनल डक्ट, या इसी को हम वासा डिफरेंट बोलते हैं, डिफरेंस। तो वासा डिफरेंस बोलेंगे, लेकिन ये जो है ये वाला वासा डिफरेंस यहाँ दिख गया आपको, लेकिन ये है वासा इफरेंस, इसको वासा इफरेंट बोलते हैं। तो ये वासा इफरेंट है या इफरेंट डक्ट। तो कितने होते हैं इफरेंट डक्ट? 15 से 20। ये सभी क्या होते हैं? जुड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं एपिडाइडेमिस। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? ये देखिए एपिडाइडेमिस। तो ये जो सारे वासा इफरेंट आपस में मिलकर, ये सारे इफरेंट डक्ट जो 15 से 20 में थे नंबर में, ये सारे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम एपिडाइडेमिस कहते हैं। और इसी एपिडाइडेमिस में स्पर्म क्या होता है? स्टोर होता है, स्पर्म स्टोर। स्पर्म स्टोर भी होता है और मैच्योर भी हो जाता है, स्टोर एंड मैच्योर। तो ये जो एपिडाइडेमिस होता है, इसमें कुछ समय के लिए जब टेस्टिस से स्पर्म बन जाता है तो सभी स्पर्म यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी स्पर्म आएगा, यहाँ से भी स्पर्म आएगा, यहाँ से भी स्पर्म आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से, सभी में से जितने भी सेमिनल वेसाइकल्स है सभी से स्पर्म निकल के यहाँ जाएगा, फिर स्पर्म इसमें जाएगा। और इसके अंदर जो स्पर्म होता है जिसको हम एपिडाइडेमिस बोलते हैं, इसमें स्पर्म जो है कुछ समय के लिए रुका रहता है, जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होता है और मोटाइल भी हो जाता है। और फिर ये स्पर्म जिसको एपिडाइडेमिस बोलते हैं, एपिडाइडेमिस में जो स्पर्म स्टोर है, ये एपिडाइडेमिस आगे चलकर एक कॉमन पैसेज बन जाता है, तब इसे हम बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, ये हमारा है वासा डिफरेंट। और ये वासा डिफरेंट या स्पर्म डक्ट कहाँ चला जाता है? या सेमिनल डक्ट, ये चला जाता है सेमिनल ग्लैंड में। देखिए यहाँ पर ये सारे स्पर्म चला गया एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से कहाँ गया? सेमिनल डक्ट या वासा डिफरेंस, ये आया। और वासा डिफरेंस से कहाँ चला जाएगा? सेमिनल ग्लैंड में। जो भी मैंने डायग्राम बनाया था सेमिनल ग्लैंड, जहाँ मैंने दिखाया था पेयर में होता है, तो वहाँ वो स्पर्म चला जाएगा और सेमिनल ग्लैंड के अंदर वहाँ स्पर्म रहेगा। तो ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हालांकि सभी स्पर्म वासा डिफरेंस में जाते हैं, और सेमिनल ग्लैंड के भी जो हमारे सिक्रीशन होते हैं, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक, सेमिनल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और एक और ग्लैंड बल्बो, ये सभी की जो सिक्रीशन होते हैं ये सभी वासा डिफरेंसिया में आते हैं। लेकिन सेमिनल ग्लैंड का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कुछ एंजाइम और कुछ ऐसे केमिकल निकालना जो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जरूरी है। तो सारे स्पर्म, यहाँ से स्पर्म, यहाँ सारा स्पर्म यहाँ आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, और फिर ये वासा डिफरेंस में चला गया। कहाँ चला गया? वासा डिफरेंस। तो चलो इसको देखते वासा डिफरेंस से। अब ये क्या होगा? तो ये डायग्राम देखिए जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये हमारा टेस्टिस के अंदर स्पर्म बना, ठीक, टेम्परेचर मैंने बताया बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। फिर ये वासा डिफरेंस में गया, इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका सिक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, चाहे बल्बो यूरेथ्रा का सिक्रीशन हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन हो, चाहे सेमिनल ग्लैंड। तो देखिए ये सारा सिक्रीशन वापस से निकल कर कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ हमारे वासा डिफरेंसिया में पड़ा रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक कॉमन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, का नाम मैंने नहीं लिखा, लिख लीजिएगा। ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है, ये वाला पोर्शन इजैकुलेटरी डक्ट कहलाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये इजैकुलेटरी डक्ट होता है, DUCT, ठीक है। जब स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है, जब मैटिंग होता है, तो इसी जगह से स्पर्म डिस्चार्ज होता है यूरेथ्रा से।
तो जो भी सिक्रीशन होगा वो सेमिनल ग्लैंड का हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड का, चाहे बल्बो यूरेथ्रा, वो वासा डिफरेंशिया में जाएगा, ठीक। और जब जरूरत होगा तो स्पर्म जो है इसी इजैकुलेटरी डक्ट से रिलीज होगा और यहाँ से स्पर्म यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। फिर से हम लोग पीपीटी पर आते हैं, वहाँ देखते हैं क्या दिखा रहा है डायग्राम में। देखिए ब्लैडर सबको आपको पता चल गया। चलिए अब हम लोग आते हैं टेस्टिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है एसेसरी ग्लैंड में, देखिए यहाँ पर एसेसरी ग्लैंड, अगर हमको शॉर्टकट में देखना है तो एसेसरी ग्लैंड में सेमिनल वेसाइकिल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रा, ये ग्लैंड है, ठीक। ये ग्लैंड हो गया। स्पर्म डक्ट में वासा डिफरेंस को मेन बता दिया, ठीक। फ्रॉम टेस्टिस टू कैरी द स्पर्म। फिर पेनिस मैंने बताया, पेनिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्पर्म और वेजाइना के थ्रू, स्पर्म वेजाइना के अंदर ट्रांसफर होता है। इसी पेनिस के द्वारा स्पर्म फीमेल के वेजाइना पार्ट में जाता है और ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। पेनिस कैसा होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो पेनिस होता है ये इसके अंदर एक आपका जो टिश्यू होता है इसके अंदर एक होता है वैस्कुलर स्पेस। वैस्कुलर स्पेस, एक वैस्कुलर स्पेस होता है और इसमें एक होता है इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू, तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, तो जब मैटिंग होता है मेल फीमेल के बीच तो एक्साइटेशन होता है। जब मेल फीमेल के बीच इंट्रैक्शन होता है, एक्साइटेशन होता है, मैटिंग होता है, तो मैटिंग के दौरान जो ब्लड होता है वो ब्लड चला जाता है कहाँ पर? इसी पेनिस में। और जो स्पेस दिख रहा है इसके स्पेस में ब्लड भर जाता है, जहाँ क्योंकि यहाँ वेन्स होते हैं तो इसके स्पेस में ब्लड भरने से ये पेनिस इरेक्टाइल होता है जो कि मैटिंग में हेल्प करता है, जिसके द्वारा पेनिस के थ्रू स्पर्म फीमेल के वेजाइना में ड्यूरिंग द मैटिंग डिस्चार्ज होता है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है, मैंने पहले ही बोला कि इससे स्पर्म भी डिस्चार्ज होगा और यूरिन की। लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज तो होता है लेकिन एक बार में एक ही चीज़ डिस्चार्ज होगा। आइदर स्पर्म डिस्चार्ज होगा या तो स्पर्म डिस्चार्ज होगा या तो क्या डिस्चार्ज होगा, या ठीक है यूरिन। अगर यूरिन डिस्चार्ज होगा तो स्पर्म डिस्चार्ज नहीं होगा, और अगर स्पर्म डिस्चार्ज होगा तो यूरिन डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ डिस्चार्ज है इसका मतलब देयर इज ए इन्फेक्शन, देन वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो रहा है तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, तो हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ठीक। तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है, या तो यूरिन डिस्चार्ज होगा या तो स्पर्म, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको कुछ आइडिया लगा। अब कुछ यूनिक चीज़ जानते हैं हम लोग, ये तो आपको पता चल ही गया। देखिए एक चीज़ और है, आपने कभी गौर किया है कि नहीं किया है, ठंडी जब आती है, ठंडी के दिनों में टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर हमको ठंडा लगता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर नो डाउट 37 के नीचे चला गया तो हमको ठंडा लगेगा। और स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करना होता है 34, 35, क्योंकि इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो ठंडी के दिनों में क्या होता है? ठंडी के दिनों में ये जो होता है एक तरह से सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ये एब्डोमेन के काफ़ी पास आ जाता है ताकि कि इसको थोड़ा हीट मिल सके, नहीं तो स्पर्म नहीं बनेगा। एक और पॉइंट है, गर्मी के दिनों में क्या होता है? गर्मी के दिनों में टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बाहर की टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नो डाउट, इसलिए हमें गर्मी लगती है। और बाहर अगर 40 डिग्री है, बॉडी तो हमेशा 37 डिग्री मेंटेन करेगा, 37, और बाहर 40 डिग्री, और टेस्टिस का टेम्परेचर 37 से भी कम होता है, यानी 2 से 3 घटा दो, 37 से ऑलमोस्ट 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर 40 डिग्री। इस केस में क्या होता है कि ये जो टेस्टिस का स्क्रोटम होता है, ये जो स्क्रोटम होता है ये फैल जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैसिड कंडीशन, FLACCID। तो ये फ्लैसिड हो जाता है, फैल जाता है ताकि कि ये लूज कर सके हीट को, इससे ये हीट को लॉस कर सकता है, हीट लॉस कर सकता है। हीट लॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्पर्म सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में बनता है और कहीं नहीं बनता है, ठीक है। तो स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में। तो देखो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्पर्म के बारे में लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन टेस्टिस एट टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन दैट ऑफ बॉडी। जब ज़्यादा गर्मी होती थी स्क्रोटम क्या होता है? लूजेन,
लूजन का मतलब फ्लैसिड, फैल जाएगा। टेस्टिस काफ़ी नीचे चला जाता है, लटक जाता है, कहने मतलब हैंग और ज़्यादा होता है, इसके स्क्रोटम की जो स्मूथ मसल्स होता है वो फैल जाता है, ठीक है, ताकि कि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और जब ठंडी आती है तो इसका स्किन जो होता है, स्क्रोटम छोटा हो जाता है, स्क्रोटम छोटा हो जाता है और ये काफ़ी बॉडी के पास आ जाता है ताकि कि टेम्परेचर को मिल सके और स्पर्म बना सके। एक और चीज़ है, ज़्यादा गर्म पानी, यानी अगर कोई मान लीजिए टू हॉट वाटर में नहा रहा है, टू हॉट, थोड़ा सी कॉमेडी है, आप इसको हंसोगे, अगर आप ज़्यादा गर्म पानी में नहा रहे हैं, टू हॉट बात कर रहे हैं, ज़्यादा गर्म पानी में आप नहा रहे हैं, तब स्पर्म कम बनेगा, तब क्या स्पर्म कम बनता है। और अगर कोई अंडरवियर बहुत टाइट पहनेगा तब भी स्पर्म कम बनता है, ठीक है। तो ये कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो लॉजिकली आपको मालूम होना चाहिए। हम स्पर्म की डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले हमको टेस्टिस डिटेल समझ लेना। ये देखिए, तो अब आपको क्लियर हो गया टेस्टिस का मेन फंक्शन क्या होता है, स्पर्म बनाना, और स्पर्म हमेशा टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से याद आया, आप ये भी देख लीजिए, और ये खत्म भी होने वाला टॉपिक हमारा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की हम बात करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ट्यूब्यूल्स आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ट्यूब्यूल्स, ये लाइंड होता है, लाइंड बाय ए सिंगल लेयर, लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम का ये बना होता है, लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होता है जहाँ पर स्पर्म बनता है, देखिए इसमें दो तरह का सेल्स होता है। जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है जो मैंने बताया अभी, तो जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसका बना होता है, जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम दिख रहा है आपको, जर्मिनल एपिथेलियम, ध्यान दीजिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम में दो तरह का सेल्स होता है। एक आप लिख लीजिएगा सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, और एक लिख लीजिएगा सर्टोली सेल के अलावा एक दूसरा सेल है स्पर्मेटोसाइट सेल, स्पर्मेटो CYTES, स्पर्मेटोसाइट सेल। तो स्पर्मेटोसाइट सेल में स्पर्म बनता है, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। और सर्टोली सेल का काम होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। किसको न्यूट्रिएंट देता है, स्पर्म बनने के बाद उसको न्यूट्रिएंट देता है आपका सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल, ध्यान दीजिएगा, सर्टोली सेल ये जर्मिनल एपिथेलियम में होता है। जर्मिनल एपिथेलियम किस में होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किसका बना होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बना होता है हमारा जर्मिनल एपिथेलियम का, और उसमें भी दो तरह का सेल होता है, सर्टोली और स्पर्मेटोसाइट। सर्टोली सेल लगातार जो स्पर्म बन रहा है स्पर्मेटोसाइट के द्वारा, उस स्पर्म को न्यूट्रिएंट देता है ताकि स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ सके। तो ये कुछ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का वर्क है। इसमें देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लिखा भी है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वेयर द स्पर्म आर प्रोड्यूस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको जरूर याद रखिए कि जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिसमें दो तरह का सेल होता है, सर्टोली और स्पर्मेटोसाइट। सर्टोली सेल का काम होता है लगातार स्पर्म को न्यूट्रिएंट देना। स्पर्म बनाता कौन है, स्पर्मेटोसाइट सेल, ये भी जर्मिनल एपिथेलियम का पार्ट है, ठीक। और स्पर्म के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो सर्टोली सेल, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब लाइक। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस काटा जाए, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे, जब हम ऐसे सेक्शन काटते हॉरिजॉन्टली तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। जब इसका सेक्शन काटा गया तो ये देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, मान लीजिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक। लेकिन इसके बीच में आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह में लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव फ्लूइड या कनेक्टिव टिश्यू।
इस कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होता है उसी सेल को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। तो इंटरस्टिशियल कहाँ पाया जाता है आप बताओगे सर? इंटरस्टिशियल प्रेजेंट बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल ध्यान से लिखिएगा, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ होता है? प्रेजेंट बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होता है और इसका जो काम होता है, इंटरस्टिशियल सेल का काम क्या होता है, इसका वर्क कौन बताएगा? इसका वर्क क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स। फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स कौन होता है? जल्दी बताइए। मेल सेक्स हार्मोन्स। इस हार्मोन्स का नाम बताइए, अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। ठीक, तो मेल सेक्स हार्मोन्स को हम नॉर्मली बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन, कुछ बच्चे लिख रहे होंगे टेस्टोस्टेरोन, वो भी सही है, लेकिन एंड्रोजन जो होता है वो कई सारे हार्मोन्स का मिक्सचर होता है, जिसमें एक आता है टेस्टोस्टेरोन। एंड टेस्टोस्टेरोन द मेन हार्मोन्स ऑफ एंड्रोजन, या मेल टेस्टोस्टेरोन इज द मेन हार्मोन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एंड्रोजन बोलते हैं, और एंड्रोजन जो होता है एक तरह का सेक्स हार्मोन्स होता है मेल का, और ये कई सारे हार्मोन्स का मिक्सचर होता है, जिसमें मेन या जो मेजर हार्मोन्स होता है, जो मेजर हार्मोन्स होता है, मेजर एंड्रोजन जो मेजर हार्मोन्स होता है, उस मेजर में आता है आपका टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो याद रखिएगा एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं, और एंड्रोजन कई सारे हार्मोन से मिलकर बना होता है, जहां पर जो मेजर जो प्रिंसिपल हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और इसी हार्मोन से बॉयज के अंदर जो प्यूबर्टी स्टेज आती है, लड़कों में प्यूबर्टी स्टेज कब आती है आप जानते हो ना? लगभग 12 से 15 साल के बीच में आता है, जहां दाढ़ी मूछ और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होने लगते हैं। तो वहां पर हार्मोन्स का मेन होता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसकी वजह से हमारी आवाज़ डीपर हो जाती है, भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ मॉइस्चर आने लगते हैं, आर्म पीट और इंटरनल ऑर्गन में हेयर आने लगते हैं, बॉडी का मस्कुलर डेवलपमेंट होने लगता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन एक और काम करता है, ये मस्कुलाइजेशन बढ़ाता है, यानी मसल्स का डेवलपमेंट को बढ़ा देता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन जो होता है मेल में मस्कुलर डेवलपमेंट कराते हैं, जिसकी वजह से मेल फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारे बॉडी में यानी मेल के अंदर ब्लड भी बनता है, ये ब्लड बनाने में प्रमोट करता है, यानी इससे ब्लड का कंसंट्रेशन, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ाता है। ये टेस्टोस्टेरोन का मेन फंक्शन हो गया। ठीक, तो यहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स हो गया, जो कि कहां होता है ये आपको पता चल गया, ये होता है हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। और इसका एक और नाम लिख लीजिएगा, आल्सो कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है लेडिक सेल। क्या नाम है? इसको हम लोग लेडिक सेल भी बोलते हैं, इसको हम लेडिक सेल भी बोलते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल को लेडिक सेल भी कहा जाता है। और आप समझ गए कि इसका मेन काम होता है सेक्स हार्मोन बनाना, मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन, जिसमें मेन होता है टेस्टोस्टेरोन, जिसका कई सारा मैंने आपको फंक्शन बताया। ओके, स्पर्म डक्ट, यानी कि आप पहले ही बता चुके कि स्पर्म डक्ट क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए सेमिनल वेसाइकिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लास्ट में हम लोग स्पर्म पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट में स्पर्म का फंक्शन पढ़ना चाहिए। स्पर्म डक्ट की अगर बात की जाए तो ये स्पर्म डक्ट है, ठीक है, ये स्पर्म डक्ट है। इसमें मेनली हमारा वास्ट डिफरेंस आएगा, और भी एपिडाइडेमिस और भी कई सारे डक्ट आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रॉम ईस्ट टेस्टिस ट्रेवल अपवर्ड एब्डोमेन पासिंग थ्रू द इनग्वाइनल कैनाल, जिसका रोल मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इनग्वाइनल कैनाल का कितना इंपॉर्टेंस है। एसेसरी ग्लैंड में पहला है सेमिनल ग्लैंड, आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकिल का फंक्शन। तो सेमिनल वेसाइकिल कहाँ होता है मैंने बताया, ये आपके कहाँ होता है, लोकेट, देखो लिखा है पेयर ऑफ लोब्यूल ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट पोस्टीरियर पोर्शन में सेमिनल वेसाइकिल या ग्लैंड होता है, जो पेयर में होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये स्पेशली जो है 3 तरह का सिक्रीशन करता है। जो पहला सिक्रीशन है फ्रैक्टोज, इसको आप जरूर नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हम बताने जा रहे हैं, आपको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
ठीक है। जो सेमिनल ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है, ये क्या सिक्रीट करता है, देखिए जो हम बताने जा रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सुनोगे तो आपको एकदम बिल्कुल नया और यूनिक चीज पता चलेगा। ये सिक्रीट करता है फ्रक्टोज शुगर, फ्रक्टोज शुगर। पूरे बॉडी में फ्रक्टोज शुगर अगर कहीं बनता है तो सिर्फ और सिर्फ सेमिनल ग्लैंड में बनता है और कहीं नहीं बनता है। पूरे बॉडी में कहाँ बनता है फ्रक्टोज शुगर, सिर्फ यहाँ बनता है। क्यों बनता है? स्पर्म को न्यूट्रिएंट देने के लिए, स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ये स्पर्म को एनर्जी देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज के अलावा एक और चीज निकालता है कैल्शियम आयन, ये कैल्शियम आयन का भी सिक्रीशन करता है कौन? सेमिनल ग्लैंड या वेसिकल। और एक इंपॉर्टेंट सिक्रीशन करता है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हम थोड़ा सा इसका फंक्शन जान लेते हैं। फ्रक्टोज का काम क्या होता है? ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी और स्पर्म को एनर्जी देता है ताकि स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाए और स्पर्म आसानी से फीमेल के वेजाइना में ट्रेवल कर सके। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? ये वेजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेजाइना को, क्योंकि वेजाइना कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसके वजह से वेजाइना की जो मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से स्पर्म आसानी से फीमेल के वेजाइना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। कैल्शियम की काम न्यूट्रिएंट का काम होता है। तो ये मेन सिक्रीशन होता है पूरे बॉडी में। अगर कोई आपसे पूछे फ्रक्टोज कहाँ बनता है तो आप कहोगे सर सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, वो भी कहाँ पर? सेमिनल ग्लैंड। जब कभी इस तरह का केस होता है जहां पर रेपिस्ट की पता करना होता है रेप के बारे में, तो वहां पर फ्रक्टोज शुगर का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि स्पर्म के अंदर फ्रक्टोज होता है जो केवल और केवल स्पर्म में पाया जाता है और फ्रक्टोज केवल और केवल सेमिनल ग्लैंड या वेसिकल में बनता है और कहीं नहीं। ओके, तो ये आपको कुछ यूनिक चीज पता चला होगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा भी होगा। है फंक्शन में देखो ये जो फंक्शन लिखा हुआ वो भी फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए फंक्शन इसका, फंक्शन ये प्रोड्यूस ए सिक्रीशन विच सर्व एज ए मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, द मिक्सचर फ्लूइड स्पर्म प्रोड्यूस मिल्की एंड वाइट। जो सीमेन होता है, सीमेन तब तक नहीं बोलते जब तक उसके अंदर स्पर्म जब बनता है टेस्टिस से होते हुए, वासा डिफरेंशिया होते हुए, और उस वासा डिफरेंशिया में जब सेमिनल ग्लैंड का सिक्रीशन, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और बल्बो यूथेरल ग्लैंड का सिक्रीशन ना आ जाए। ये सारा सिक्रीशन आ जाता है। जब सारा सिक्रीशन आता है तो इसका कलर मिल्की वाइट हो जाता है। कैसा होता है? मिल्की वाइट। सेमिनल ग्लैंड के अंदर जब स्पर्म जाता है तो वहां पर वो सेमिनल फ्लूइड के साथ मिल जाता है। सेमिनल फ्लूइड जो सेमिनल ग्लैंड के अंदर सिक्रीशन निकलता है, जिसका मैंने अभी बताया, तो इसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। और ये एल्कलाइन होता है, बाय नेचर क्या होता है? ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन, एल्कलाइन क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एल्कलाइन, तो ये बाय नेचर एल्कलाइन होता है। ठीक है, एल्कलिनिटी होता है, बेसिक नेचर का होता है। और कैसा होता है? ये मिल्की फ्लूइड होता है, व्हाइटिश होता है, सीमेन जिसको बोलते हैं। और इसका पीएच अगर आपसे कोई पूछे कि सीमेन का पीएच कितना होता है, सीमेन तब तक नहीं बोलते जब तक इसमें सारे फ्लूइड के सिक्रीशन न जाए। सेमिनल ग्लैंड, ठीक है, सेमिनल ग्लैंड के अलावा प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल और स्पर्म जब सब मिल जाते तब उसको हम सीमेन बोलते हैं। और सीमेन का पीएच अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे सर 7.35 टू आप 7.5 लिख लो। ठीक, एक मिनट, या तो एग्जैक्ट वैल्यू लिख लो 7.42, ये वेरी करता है 7.5। तो इसका जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये देखो 7 के ऊपर है। अब जब भी किसी का पीएच 7 के ऊपर होता है तो बाय नेचर तो एल्कलाइन होता है ना, वो एल्कलाइन। ये एल्कलाइन क्यों होता है हमने बोला ना, बाद में जरूर डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप सोचिए। तो ये हो गया इसका एल्कलिनिटी, और इसको हम सीमेन बोलेंगे। इसके अलावा मैंने इसका कुछ सिक्रीशन बताया, वो जरूर ध्यान में रखिएगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड कोई बात नहीं, तो हम अभी प्रोस्टेट ग्लैंड का भी दिखा देंगे आपको। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कितने होते हैं? पेयर में होते हैं, 2 होता है। और ये मटर के साइज का होता है। किस साइज का होता है? बिल्कुल मटर के साइज का ग्लैंड होता है। ये मटर के साइज का होता है, मैंने डायग्राम में दिखाया आपको बनाकर, मटर के साइज का छोटा छोटा होता है। और ये जो होता है क्या निकालता है? ये देखो लिखा हुआ लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट जैसा निकालता है, एक लुब्रिकेंट जैसा लिक्विड निकालता है जो मेल और फीमेल के मैटिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो है लुब्रिकेंट के अलावा जो म्यूकस, एक तरह का म्यूकस भी सिक्रीट करता है। ठीक, और ये भी बाय नेचर अगर देखा जाए, इसका भी सिक्रीशन ऑफ इट्स, इसका भी जो सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन ऑफ इट्स, इसका जो सिक्रीशन होता है वो बाय नेचर कैसा होता है? बाय नेचर ये एल्कलाइन होता है। ये भी बाय नेचर एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन,
एल्कनिटी होता है, ये भी बाय नेचर बेसिक होता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करेंगे, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देखो, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये भी जो है कुछ एंजाइम निकालता है, सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट्स, ये सिंगल होता है, सिक्रीट एंजाइम्स, एंजाइम, ठीक। लिपिड, लिपिड निकालता है, लिपिड्स। सिट्रिक एसिड, नाम सुना होगा आपने, सिट्रिक एसिड, ये सब ये रिलीज करता है। और ये भी क्या करता है? ये भी बाय नेचर एल्कलाइन होता है। बाय नेचर क्या होता है? ये भी बाय नेचर एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन। अब बार हम बार बार बात कर रहे हैं एल्कलाइन एल्कलाइन एल्कलाइन, ये सारा एल्कलाइन हो गया, सीमेन भी एल्कलाइन हो गया। ओवरऑल पूरा का पूरा जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है बाय नेचर एल्कलाइन होता है। क्यों एल्कलाइन होता है? देखिए एल्कलाइन इसलिए होता है कि अगर हम जरा से बैक जाए तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो यूरिन हमेशा बाय नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। बाय नेचर यूरिन क्या होता है? एसिडिक होता है। और जो यूरेथ्रा होता है, जो कि कॉमन पैसेज होता है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए, अगर स्पर्म हमारा एल्कलाइन नहीं होगा तो स्पर्म क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। क्योंकि यूरेथ्रा जो है जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज हो रहा है, यूरिन बाय नेचर एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से ठीक है हमारा सीमेन या हमारा स्पर्म खराब हो जाएगा। तो हमारा स्पर्म को बचाने के लिए सीमेन का जो नेचर होता है, जो सीमेन की पीएच होता है वो बाय नेचर एल्कलाइन होता है, जो कि यूरेथ्रा का जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ये न्यूट्रलाइज कर देता है। देखिए हम आपको डायग्राम से दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये, और यहां पर एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पेनिस हो गया, और यहां पर ये ब्लैक कलर से हम बना दे रहे ये, तो ये यूरेथ्रा हो गया, ये यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा से ही स्पर्म भी डिस्चार्ज होता है, और यूरेथ्रा से ही क्या डिस्चार्ज होता है? हमारा स्पर्म, यूरिन। तो जब यूरिन डिस्चार्ज होता है तो यूरेथ्रा की जो पाइपलाइन होती है वो बाय नेचर क्या हो जाएगी? ये जो यूरेथ्रा, मान लीजिए ये यूरेथ्रा है, ये हमारा यूरेथ्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब एसिडिक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सीमेन होता है, पूरे को हम सीमेन बोलते हैं। स्पर्म कभी अकेले डिस्चार्ज होता नहीं, सारे ग्लैंड का सिक्रीशन के साथ मिलकर उनको, इसको क्या बोलेंगे? सीमेन बोलेंगे। तो जब सीमेन डिस्चार्ज होगा तो बाय नेचर एल्कलाइन होगा, और सीमेन का जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी होगा इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? ये न्यूट्रलाइज कर देगा। सीमेन, हम सीमेन बोल सकते हैं, सीमेन न्यूट्रलाइज, सीमेन न्यूट्रलाइज एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, सीमेन न्यूट्रलाइज एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ यूरेथ्रा, ताकि स्पर्म की मोटिलिटी बनी रहे। ठीक है, फॉर स्पर्म मोटिलिटी, फॉर स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए ये जरूरी है। स्पर्म मोटाइल होना चाहिए, अदरवाइज स्पर्म बेकार हो जाएगा, क्योंकि यूरेथ्रा बाय नेचर एसिडिक होता है। उसके एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कौन करता है? एल्कलाइन प्रॉपर्टी ऑफ सीमेन, एल्कलाइन प्रॉपर्टी ऑफ स्पर्म, और मेनली हम लोग कहते हैं कि एल्कलाइन प्रॉपर्टी ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है सबसे पहले वही डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग द मैटिंग, और वो बाय नेचर एल्कलाइन होता है, जो यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा में जाते ही यूरेथ्रा की जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को, यूरेथ्रा की एसिडिक प्रॉपर्टी को कौन न्यूट्रलाइज करता है? मेनली आपका बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। लेकिन ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सीमेन भी न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो ये था मेन आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारा फंक्शन मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग थोड़े से स्पर्म की बात कर लेते हैं। स्पर्म, देखिए स्पर्म का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, और स्पर्म तो ह्यूज नंबर में बनते हैं। अगर आप एक बार के, अगर हम बात करें कि एक बार के इजेकुलेशन में, वन टाइम इजेकुलेशन, अगर हम बात करें वन टाइम स्पर्म अगर इजेक्ट होता है, स्पर्म इजेकुलेट होता है तो कितना होता है? अगर ये एक बार में इजेकुलेट है तो कितना होगा? आप जीरो लगाते जाइए, देखिए कितने सारे जीरो हो गए।
20 करोड़ टू 40 करोड़, ये बिलियन में निकलते हैं, सॉरी मिलियन में स्पर्म निकलते हैं। तो इतने सारे एक बार के स्पर्म जो है जब डिस्चार्ज होता है ह्यूमन बॉडी के द्वारा ड्यूरिंग द मैटिंग टाइम, तो मिलियन में स्पर्म जो है डिस्चार्ज होता है एक बार के इजेकुलेशन में। ये बात अलग है कि फर्स्ट टाइम जब डिस्चार्ज होता है स्पर्म तो बहुत ज़्यादा होता है, मिलियन में होते हैं, और जैसे जैसे स्पर्म इजेकुलेट बार बार होता है तो इसकी जो काउंटिंग होती है वो कम होती चली जाती है। ओके, एक बार में ये मिलियंस ऑफ स्पर्म इजेकुलेट होते हैं, और जितनी बार इसका इजेकुलेशन होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार इजेकुलेट होगा तो ये इसकी काउंट थोड़ी कम हो जाती है। स्पर्म का डायग्राम आप देखिए थोड़ा सी, तो स्पर्म के डायग्राम को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि स्पर्म क्या होता है। स्पर्म देखिए, ये हमारा स्पर्म, और स्पर्म जो होता है, ये स्पर्म दिख रहा है, स्पर्म को हम स्पर्मेटोजुआ भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजुआ, जुआ मतलब होता है जो चल सके, जो रेंग सके। एनिमल में हम लोग जुआ लगाते हैं, जुआ मतलब जो मूव कर सके। तो स्पर्म के देखिए नॉर्मली 3 पार्ट दिख रहे होंगे, आपका हेड दिख रहा है, नेक दिख रहा है और टेल दिख रहा है। हेड, नेक और टेल। और ये जो बीच का पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा न्यूक्लियस, ये पूरा पार्ट न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस देखिए हैप्लॉइड होगा। क्या होगा? ये हैप्लॉइड, यानी सिर्फ 23 क्रोमोजोम होगा। इस 23 में 22 ऑटोजोम होगा और एक होगा सेक्स क्रोमोजोम, या तो एक्स होगा या तो वाई। 22 ऑटोजोम और एक होगा या तो एक्स, चूंकि हमारे में एक्स और वाई दोनों होता है, या तो वाई। तो 22 प्लस एक्स 23, 22 प्लस वाई 23। तो फादर का क्रोमोजोम ही डिसाइड करता है कोई लड़का होगा कि लड़की। अगर फादर का एक्स क्रोमोजोम जाएगा तो लड़का, और फादर का वाई क्रोमोजोम में जाएगा, ठीक है, सॉरी फादर का एक्स जाएगा तो गर्ल्स, और अगर फादर का वाई क्रोमोजोम जाता है तो बॉयज होता है। तो ये हमारा क्रोमोजोम है। एक्रोजोम क्या होता है? एक्रोजोम के अंदर ये जो आप देख रहे हैं एक्रोजोम, देखो एक्रोजोम ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है। हाइड्रोलिटिक कैसा एंजाइम होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ये। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मेन काम होता है फर्टिलाइजेशन में। हम आपको बताएंगे आगे कि एक्रोजोम का मेन काम होता है जो ओवम की लेयर होती है, ओवम की जो आउटर लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा, ओवम के ऊपर आउटर लेयर होती है जिसे बोलते हैं जोना पेलिसुडा, उसको डिजॉल्व करता है। और डिजॉल्व करने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, वो फीमेल के ओवम में इंटर कर जाता है ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोजोम कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड दैट play a major role into the fertilization या during the fertilization, because hydraulic enzyme is responsible for the dissolving of the zona pellucida layer of ovum during the fertilization। फर्टिलाइजेशन के दौरान एक्रोजोम के द्वारा ही, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसका एंजाइम ओवम के आउटर लेयर जिसे जोना पेलिसुडा लेयर बोलते हैं उसको ये डिसॉल्व कर देता है, और इजीली स्पर्म का हेड वाला पोर्शन यानी न्यूक्लियस अंदर चला गया, बाकी सभी पार्ट बाहर ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा के पूरा स्पर्म जो है फर्टिलाइजर में इंटर कर जाता है। आपको नेक दिखाई दे रहा है, मिडिल पीस दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है स्पर्म को एनर्जी देना, जो कि स्पर्म फीमेल के वेजाइना में जाने के बाद पूरा यूट्रस, और यूट्रस से होते हुए जो है ये फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, सफर करता है, और वहां तक ये चल के जाता है, मूव करता है, स्विम करता है, तेजी से स्विम करता है। जो सबसे तेज जाता है वो सबसे पहले फर्टिलाइज करता है। यानी स्पर्म डिस्चार्ज के बाद ये क्या करता है? स्पर्म डिस्चार्ज होने के बाद ये तुरंत जो है फीमेल के वेजाइना के अंदर रेस करता है, दौड़ता है। जो सबसे पहले मैदान में जाएगा वो फर्टिलाइजेशन में जाता है। सोचिए यहाँ भी जंग जो होता है, यहाँ भी फाइट होती है, यहाँ भी जो सबसे पहले फर्स्ट आएगा उसको ही मौका मिलेगा ओवम से फर्टिलाइज करने पर। जैसे हम कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जो सबसे बढ़िया मार्क्स लाएगा उसको इनाम मिलता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्पर्म ओवम तक जाएगा उसको इनाम में क्या मिलेगा? ओवम के साथ फ्यूज करने का मौका, फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाकर, एम्ब्रियो बनाकर फीटस का डेवलपमेंट करता है। देख, टेल का काम होता है स्विम करना और डायरेक्शन डिसाइड करना। स्विम और डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन का तो होगा नहीं, तो ये डायरेक्शन को डिसाइड करता है। तो टेल का काम होता है कि स्पर्म को डायरेक्शन देना, और इसके अलावा स्विम कराने में हेल्प करता है। एनर्जी कौन देता है? एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया देता है। सिर्फ और सिर्फ हेड पोर्शन का न्यूक्लियस ही ट्रांसफर होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, बाकी सभी पोर्शन जो है वो फ्यूजन के बाद बाहर ही रह जाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा ओवम है, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए
इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे। तो मान लीजिए हमारा ओवम है, ये ओवम है और यहाँ पर स्पर्म आ गया, ये स्पर्म आ गया, तो ये स्पर्म का केवल न्यूक्लियस पोर्शन जाएगा, बाकी जो हमारा पोर्शन रहेगा टेल का और नेक पोर्शन, नेक, ये नेक, ठीक, और नेक के अलावा सिर्फ हमारा टेल और नेक नहीं जाएगा, ठीक है, टेल और नेक नहीं जाएगा, तो टेल रह जाएगा और उसका नेक पोर्शन बिल्कुल अंदर नहीं जाता है, ये टेल हो गया, ठीक। तो ये टेल पोर्शन तो सिर्फ क्या गया, न्यूक्लियस गया, ओनली ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियस, ओनली ट्रांसफर ऑफ, मान लीजिए रेड कलर से मैंने बना दिया, ये भी रेड कलर से, तो ये न्यूक्लियस गया, तो क्या गया, सिर्फ अंदर न्यूक्लियस गया, टेल नहीं जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान सिर्फ न्यूक्लियस ही जाता है फर्टिलाइजेशन में, बाकी ये पोर्शन बाहर रह जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा, ठीक। और ये जो हमारा एक्रोजोम है, इसी का मेन काम होता है ओवम की लेयर को डिजॉल्व करना, इसकी लेयर को ऐसे डिजॉल्व कराता है, ये जो लेयर दिख रहा है ये ओवम, इसकी लेयर को डिजॉल्व कौन कराता है, एक्रोजोम। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो लिख लीजिए आप, एक्रोजोम फॉर्म्ड बाई, एक्रोजोम को बनाता कौन है, एक्रोजोम फॉर्म्ड बाई गोल्जी बॉडी, कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। एक्रोजोम को कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी ही बनाता है। गोल्जी बॉडी के बारे में आप सब जानते हैं कि गोल्जी बॉडी लाइसोसोम भी बनाता है और एक्रोजोम का जो फंक्शन होता है बिल्कुल सिमिलर होता है, सिमिलर टू लाइसोसोम, सिमिलर टू लाइसोसोम। तो एक्रोजोम का फंक्शन लाइसोसोम की तरह होता है, इसको बनाता कौन है, गोल्जी बॉडी बनाता है। और फर्टिलाइजेशन के दौरान केवल स्पर्म का कौन सा पोर्शन जाता है, हेड पोर्शन जाता है, उसमें भी क्या सिर्फ ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन जाता है और बाकी कोई भी पोर्शन फर्टिलाइजेशन में जाता है, टेल बाहर रह जाएगा, ठीक, नेक बाहर रह जाएगा, सब बाहर रह जाएगा, सिर्फ न्यूक्लियस जाएगा और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा और फिर जाइगोट बनाकर, एम्ब्रियो बनाकर फीटस का डेवलपमेंट करता है। तो ये था बच्चों ओवरऑल किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पूरा डिटेल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया ह्यूमन में कैसे होता है, और ये भी मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर, ठीक है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना कमेंट जरूर पास करिएगा कि सर कैसे अच्छा पढ़ा रहे, खराब पढ़ा, जो भी आपका कमेंट्स है नो डाउट जरूर भेजिएगा आप। ओके बाय, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू टू ऑल।